हिंदी कहानी की जो साठोत्तरी पीढ़ी की रचना की विशेषताओं के बारे में आप जानेंगे। नई कहानी का दूसरा चरण, नई कहानी के बदले यहाँ पर जो पहले दौर की गांव की कहानियां लिखने वाले अनेक कहानीकार मौजूद थे, लेकिन बाद के जो कहानीकार हुए हैं वो शहरोन्मुख होते चले गए। कल जैसे मैंने बता रहा था, आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में 60 से 75 तक के जो 15 वर्ष की अवधि में बहुत कुछ ऐतिहासिक घटनाएं घटी, क्योंकि साहित्य अपने काल, अपने परिवेश से अछूता रह नहीं सकता। तो हम देखते हैं बहिर्गमन कहानी। ज्ञान रंजन स्वाधीनता के बाद के 15-20 वर्षों में हिंदी के बौद्धिक साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र महानगर बनते हुए दिल्ली के बारे में बताया गया है। दिल्ली के बुद्धिजीवी संसार में हिंदी भाषियों की दुनिया में दिल्ली के बाहर प्राय छोटे शहरों से आए हुए लोग निवास करते हैं। ये कस्बों और छोटे शहरों से युवा पीढ़ी के पलायन के दिन है। कुछ का जाना इसलिए हुआ क्योंकि शहर छोड़कर चले जाने के अलावा उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। वे कदम मिलाने के लिए बौखलाए हुए दौड़े चले जा रहे थे। इनमें से कितने ही लोग वे हैं जो दुनिया की रफ्तार से अवाक हैं, और कुछ ऐसे भी जीने के लिए लोगों और प्रदेशों की तलाश कर रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर अगर आप देखोगे, बहिर्गमन यानी कहां से बाहर जाना, शिक्षित युवा पीढ़ी का अपनी जगह जमीन से क्रमशः उच्चाटन उच्चेटन आजादी के बाद के दशक में सामान्य परिदृश्य है, जिसके विभिन्न आयामों की पड़ताल करने के लिए बहिर्गमन में तीनों पात्रों पर फोकस किया गया है। पहला, कथा का मैं अथवा वाचक, जिसे विश्लेषण के अवसर के अनुसार आत्मवाची किस्सा को कहा जाएगा। दूसरा, मनोहर, जिसकी कहानी सुना रहा है और जिसे प्रकारांतर से कहानी का नायक कहा जा सकता है। तीसरा है सोमदत्त। मैं, मनोहर और सोमदत्त, इन तीनों के माध्यम से तीन अलग अलग संसार प्रस्तुत या संकेतित किए गए हैं, जिनके बीच कहानी आवाजाही करती रहती है। कस्बा, महानगर और विदेश। कस्बा यानी छोटा जगह, महानगर फिर विदेश। कस्बा और महानगर ठोस कथा भूमियां हैं। यूरोप अथवा विदेश मनोहर का अंतिम गंतव्य है, जिसका मूर्त अस्तित्व सोमदत्त को बनाया गया है। इन तीनों पात्रों को तीन प्रकार की मानसिकता का व्यवहार बनाकर प्रस्तुत किया गया। मैं और मनोहर विपरीत ध्रुव में है। मैं और मनोहर दोनों ही कस्बे की पैदाइश है, लेकिन मैं अपनी मानसिकता से कस्बे का आदमी है। उसके मनोजगत में कस्बा अपनी जगह का, अपनी जड़ का नाम है। कस्बे के जुड़े विवरणों को ध्यान से, वह अपने आप में एक भरा पूरा चरित्र नजर आएगा, जिसके चित्र पर आत्मवाची के दुलार की छाप है। उसे लगता है कि अपनी जगह बेमिसाल होती है और आदमी टूटा हुआ पत्ता नहीं है। और मनोहर इसके विपरीत है। वो कस्बे का सबसे अधिक परेशान, बेचैन उत्पीड़क युवक है। वो ख्वाबों में डूबा हुआ है।
उसके खून में बेकरारी है, उसकी मानसिकता से उच्चाटन है, मूल से उच्छिन्नता है। एक मान लीजिए आप भी यहाँ पर कई पाठक जुड़े हुए हैं, कई लोग अपने गांव को छोड़ना नहीं चाहते हैं और कई लोग सोचते हैं कि अरे मेरे को यहाँ से तो जाना होगा। वह कस्बे का आदमी नहीं है, वो टूटा पत्ता है। मनोहर को लगता है कि कस्बा निहायत गंदा है, मक्खियां, धूल, उड़ती गाड़ियां और विश्राम करते हुए लोगों का साम्राज्य चारों ओर फैला हुआ। कस्बे में संभावनाएं शेष नहीं है, वो आजाद हिंदुस्तान की विकास परियोजनाओं से बाहर है कस्बा। तो इसी मानसिकता वाले आदमी आत्मवाची बहिर्गमन का किस्सा को, यहाँ पर बहिर्गमन में कोई घटना नहीं है। आप देखेंगे कि ऐसा कोई घटनाक्रम क्रम नहीं है बहिर्गमन में जिसे हम ज्ञात या प्रचलित अर्थ में कथानक कहेंगे। नई कहानी के साथ कहानी का जो विधान है, कहानी की जो टेक्निक है, वो एक नया मोड़ आया है कि कहानी अभी हाल तक उत्तरोत्तर घटना विरल से लेकर घटना विहीन होती गई है। उसका स्वरूप कहानी की अपेक्षा वृत्तांत में अधिक निकट की वस्तु बन गया है। चरित्र चित्रण के परंपरागत कथानकों में चरित्र की परिभाषा ये है कि आचरण द्वारा अपने अभिप्राय को प्रमाणित करता है। इसके लिए उसे किन्हीं घटनाओं या परिस्थितियों में डालकर कहानी बुनी जाती है, उन परिस्थितियों के लिए प्रतिक्रियागत किया जाता है। बहिर्गमन में ये काम वृत्तांत की अत्यंत रोचक शैली के द्वारा किया गया है। कस्बा, महानगर और विदेश घटनाक्रम के हिसाब से कथानक को सूत्रबद्ध किया गया तो कुल इतना ही आत्मवाची कस्बे को प्यार करता है, मनोहर कस्बे से नफरत करता है। दोनों ही दो अलग अलग वजहों से कस्बा छोड़कर शहर जाते हैं। आत्मवाची रोजी रोटी के लिए, मनोहर जीने के लिए, प्रदेशों और लोगों की तलाश के लिए बेकाबू होकर, क्योंकि कस्बे में रोमांच मुर्दा हो चुका है। मनोहर शहर जाता है, छा जाता है, लगता है कि सब कुछ पा लिया। तभी अचानक मित्र मंडली में सोमदत्त का आगमन होता है। वो विदेश से लौटा है। मनोहर के लिए अब तक जो शहर के मुकाबले कस्बे की जगह थी, वही सोमदत्त के लिए विदेश के मुकाबले देश की जगह है। मनोहर अपने प्राप्त और उपलब्ध से पुनः असंतुष्ट और बेचैन हो उठता है। पैतरा बदलता है और विदेश जाकर ही दम लेता है। तो शहर में इतना नहीं है, महज इतना सा ही नहीं है, कस्बा भी शहर में बढ़ता चला आया है। तो हम देखते हैं स्वतंत्र और निर्द्वंद बनाम प्रतिबद्ध है। एक शहर में जाना चाहता है, एक कस्बे में जाना चाहता है। तो अनुभव बहिर्गमन में जो दिखाया गया है, किस्सा गोई की कहानी की तरह ये लगती है कहानी। तो आप देखेंगे 1960 से 1975 तक का जो 1.5 दशक का जो कहानी का दौर है, और कहानीकार हमारे ज्ञान रंजन उसी दौर को एक सूत्रधार में बदले हैं। इस पीढ़ी ने नई कहानी की नकार मुद्रा को चरम सीमा तक पहुंचाने के बाद जड़ों की ओर वापस की यात्रा शुरू की, क्योंकि चरम सीमा के बाद कोई गंतव्य शेष नहीं रहता है। इस दिशा की ओर मुड़ने में ज्ञान रंजन ने पहल की। शून्य और नकार जीवन का कोई स्थायी आधार नहीं बना सकता।
साहित्य में कोई स्थायी मूल्य की जगह नहीं ले सकते। शून्य से भी निचू कर स्थायी बनकर बच रह जाने वाला मूल्य अपनी असलियत को पहचानना, अपनी स्वाभाविकता को बचाए रखना, क्योंकि इसी तरह वास्तविकता और प्रामाणिकता का अर्जन है। मूल्यों को भी स्थायी, प्रामाणिक और वास्तविक बनाया जा सकता है। कोरा विवेक, कोरा अनुभव की बजाय अनुभव और विवेक एक दूसरे से जोड़ना, परस्पर पूरक बनना इसका स्वरूप। ज्ञानरंजन ने अपनी कहानियों में विशेष करके त्रयी में यह काम परस्पर विरोधी संसारों की टकराहट और रगड़ से संपन्न किया है। उनकी कहानियां की जो भाषा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वृत्तांत शैली घटनाक्रम का स्थान बन जाती है। सूत्र जो है, वाक्यों में अनेक परतीय अर्थवत्ता समाई हुई है। ध्यानपूर्वक पढ़ने की मांग करती है कहानी। आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा कहानी। घटना के स्तर पर कुछ भी घटित न होने के बावजूद क्षण भर को भी ऐसा महसूस नहीं होता है कि कुछ नहीं हो रहा है। भाषा जो है व्यंजना को उसकी अधिक सीमाओं तक फैला रही है। वह लेखन कला में रचनात्मक अदायगी का पक्ष है, इसलिए मूल्यवान है। ज्ञानरंजन ने अदायगी की इस क्षमता का विस्तार किया है। वो कम लिखने के बावजूद भी जो है नई कहानी न केवल दूसरे दौर के बल्कि अब तक के सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचनाकार। तो बहिर्गमन कहानी से अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो वो इसकी अंतर वस्तु के बारे में ही आएगा, और ज्ञानरंजन की शैली के बारे में आ सकता है। मूल बस इतना ही है कहानी में। अगर देखो आप, कहानी का जो मुख्य पात्र है मनोहर के इर्द गिर्द कहानी घूमती है, ये याद रखना है। और मनोहर को अपने कस्बे से नफरत है, उसे वहां रहना पसंद नहीं है, क्योंकि वो जगह बेहद अस्वच्छ है, विकसित नहीं है। वह हमेशा यहाँ से निकलने का प्रयास करता रहता है। एक दिन वो कस्बे को छोड़कर दिल्ली चला जाता है। वहीं दूसरी ओर आत्मवाची को अपने कस्बे से प्यार है। यही है बहिर्गमन कहानी। आप इतना समझ जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आप इसका उद्देश्य, ज्ञानरंजन जी इसके उद्देश्य में क्या बताना चाहते हैं? जीवन की वास्तविकता को प्रकट कर रहे हैं कि पैसे व प्रसिद्धि के लिए लोग जो है गांव से शहर, वो शहर छोड़कर विदेश जा रहे हैं। आज कहानी का मुख्य पात्र मनोहर, जो मैं बता रहा हूं, उसको अपना कस्बा अच्छा नहीं लगता है, और वहीं दूसरी ओर आत्मवाची को कस्बे से प्यार है। वो अपना कस्बा चाहे जैसा भी हो छोड़कर नहीं जाना चाहता। उसके पिता मनोहर से कहते हैं आत्मवाची को भी दिल्ली बुला ले ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। अपने पिता के कहने पर वो दिल्ली चला आया। मनोहर ने तब तक उसे अपने साथ रखा जब तक उसे अपनी शान और शौकत दिखा नहीं दी। मनोहर तब तक दिल्ली में संतुष्ट था जब तक उसका मित्र सोमदत्त विदेश से दिल्ली नहीं आया था। सोमदत्त के लिए दिल्ली शहर उसी प्रकार था जिस प्रकार मनोहर के लिए अपना कस्बा। अब उसे दिल्ली से भी अच्छा नहीं लग रहा था, अतः वो विदेश जाकर ही माना सोमदत्त। तो आप देखिए, किसको अपनी जगह अच्छी नहीं लग रही है तो किसी को अपनी जगह अच्छी लग रही। तो आपको कहानी बहिर्गमन की अंतर वस्तु को समझना होगा। वो अंतर वस्तु के बारे में ही कहानी से प्रश्नोत्तर आएंगे। अगली कहानी रविंद्र कालिया की कहानी गौरैया का विश्लेषण करेंगे। रविंद्र कालिया
के बारे में पहले बता देता हूँ। जब नई कहानी थोड़ी धूमिल होती जा रही थी, तब रविंद्र कालिया जी का पदार्पण होता है कहानी के क्षेत्र में। नई कहानी का यथार्थ जीवन यथार्थ से मेल नहीं खा रहा था उस टाइम। साठोत्तरी कहानी याद रखना, नई कहानी अलग, साठोत्तरी 1960 के बाद जो कहानी लिखी गई, साठोत्तरी कहानी या साठोत्तरी कविता जैसा नाम रूप कहे तो होड़ा होड़ी से चल रहा था। वास्तव में 1960 ईस्वी के कोई ऐसी काल विभाजक रेखा नहीं है, परंतु साहित्य अपनी युगीन परिस्थितियों से परिचालित होता है। हमारे परिवेश में बहुत सारे परिवर्तन हुए। इस समय देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से बड़ी उथल पुथल मची हुई थी। तो वह साठोत्तरी युग के कथाकार, नई कहानी के बाद का कथा समय कैसा। लेखक रविंद्र कालिया के बारे में जानिए। 1 अप्रैल 1939 को जालंधर में इनका जन्म हुआ था। कुछ समय तक गवर्नमेंट कॉलेज कपूरथला और दयानंद डिग्री कॉलेज हिसार में अध्यापन कार्य करने के बाद पत्रकारिता में काम किया। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की नौकरी की। धर्मयुग पत्रिका के संपादन में भी रहे। वागर्थ पत्रिका के संपादक भी बने। नया ज्ञानोदय, नवलेखन, युवा लेखन विशेषांक की श्रृंखला में हिंदी कवियों, कहानीकारों को प्रतिष्ठा दिलाई। इनके कहानी संकलन का नाम है 9 साल छोटी पत्नी, 27 साल की उम्र तक, गरीबी हटाओ, चकैया नीम, जरा सी रोशनी, गली कुच्चे, ये रविंद्र कालिया के प्रसिद्ध कहानी संकलन है। खुदा सही सलामत है, 17 रानाडे रोड इनका चर्चित उपन्यास है। एमबीसीडी भी इनका चर्चित उपन्यास है। और इनके संस्मरण विधा से इन्होंने समृद्धि पाई है। गालिब छोटी शराब इनका जो है मील का पत्थर है, इनकी कृति। तो हम देखते हैं रविंद्र कालिया की जो कहानियां हैं, वो नई कहानी की यथार्थ चित्रण के मुहावरे से अलग समकालीन कहानी जिस रूप में अपना नया मुहावरा और तेवर गढ़ती है, रविंद्र कालिया की कहानियां उससे पूरी तरह से जुड़ी। रविंद्र कालिया ने जब नई कहानी से अलग अपना एक प्रस्थान बिंदु निश्चित किया तो उन्होंने कहानियां लिखी। उसमें 9 साल छोटी पत्नी और काला रजिस्टर, ये बहुत फेमस हुई इनकी ये 2 कहानी। उन्होंने समकालीन कहानी दौर में पूरी तरह से प्रतिष्ठित कर दिया उन कहानियों को। पति पत्नी संबंधों के बीच के गोपनीय को दिखाने का जो प्रयास कहानी की तृप्ता करती है, उसे भली भांति जानते हुए भी कुशल अनजान सा बना रहने का प्रयत्न करता है। तो रविंद्र कालिया का जो कथा शिल्प है वो बड़ा व्यापक है। दफ्तरी व्यवस्था के बारे में लिखी गई कहानी काला रजिस्टर, दाम्पत्य जीवन के बारे में लिखी गई 9 साल छोटी पत्नी और लाल तिकोन तथा प्रेम की विभिन्न स्थितियों के बारे में लिखी गई कहानियां हथकड़ी, संदल और सिंथाल, 200 ग्राम प्रेम पत्र, ये जो कहानियां लिखी उन्होंने, नए नए विषयों पर लिखी गई कहानियां और उन कहानियों में व्यंग की मारक क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए भाषा शैली की खिलंदड़ी अंदाज और नया शिल्प से उनके विचार बोझिल नहीं बनते। कहानी में नए नए
विषय के साथ जो है कहानियां आती है। और समकालीन कहानी में सामान्य आदमी की गरीबी और अमीरी, गरीबी के बीच निरंतर बढ़ती चली रही आ रही खाई एक चिर परिचित कथा रही है, जिसे विभिन्न कहानीकारों ने नए नए कोणों से व्यक्त किया है। तो कहानी की भाषा शैली बड़ी ही सजीव है। एक बहुत जबरदस्त हथियार मानकर अपनी भाषा को रचने में बड़े प्रभावी प्रयोग किए हैं और विशेष रूप से सजग रहे हैं ये अपनी भाषा के प्रति। तो कहानी गोरैया में हम देखते हैं सांप्रदायिकता की समस्या देश की राजनीति और समाज में व्याप्त की गई एक ऐसी बीमारी है जिसका स्वरूप निरंतर विकटतर होते जा रहा है। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति ने हिंदू मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक वैमनस्य की ऐसी दीवार खड़ी कर दी है कि देश में भाई भाई की तरह रहते हिंदू मुस्लिम वर्ग की गंगा जमुनी संस्कृति की धारा को प्रदूषित कर दिया गया। स्वतंत्रता के समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में जो दो राष्ट्रों का गठन, इससे कोई समस्या का हल नहीं हुआ। आजादी के बाद में देश में जब जब सांप्रदायिक दंगे होते रहे हैं, जिसका विकरालतम रूप बाबरी मस्जिद ध्वंस और गुजरात के नरसंहार के रूप में सामने आया। स्वतंत्रता बाद के वर्षों में निरंतर साहित्यकार इस समस्या से जूझते रहे और इंसानी भाईचारे पर एक से एक सशक्त और मार्मिक कहानियां हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगला आदि भाषाओं के कथाकारों द्वारा रची गई। और यही भाषा भाषी मुख्यतः सांप्रदायिकता की आंच में झुलसते रहे हैं। ऐसी ही कहानी कृष्णा सोबती जी की सिक्का बदल गया कहानी, भीष्म साहनी जी की कहानी अमृतसर आ गया। कल हमने एक कहानी की चर्चा की थी, मलबे का मालिक, कमलेश्वर की कितनी, पाकिस्तान, मंटो की टोबा टेक सिंह, महेंद्र सिंह सरना की हीरा मृग, पंजाबी की कहानी बड़ी मार्मिक कहानी है जिसमें बताया गया है कि हिंदू मुस्लिम के बीच की दीवारें राजनीतिक परिस्थितियों की देन है। राजनीति के कारण आज सांप्रदायिकता की आग में हम सब लगे और सामान्य आदमी ने इन दीवारों को हमेशा बेईमानी माना है। सभी भाषा के फलक के सदकों ने हिंदू मुस्लिम संप्रदाय को सामान्य आदमियों के भाईचारे सौहार्द को रेखांकित कर इस दीवार को तोड़ने में बड़ी सार्थक भूमिका निभाई है। तो रविंद्र कालिया ने भी अपनी गोरैया कहानी में इस सांप्रदायिकता की समस्या से जूझते हुए सामान्य आदमी के बीच सौहार्द और भाईचारे को प्रकाशित कर सांप्रदायिकता की मनोवृत्ति पर गहरी चोट की है। ऐसे तो सांप्रदायिकता की समस्या पर लिखी गई ढेरों कहानियों में गोरैया कहानी अपनी अलग पहचान के रूप में दिखाती है। ये अपने कथ्य पर कहीं भी विमर्श नहीं रचती है। उसका कथन परिवेश चित्रण और गोरैया चिड़िया के प्रतीक के कथ्य यहाँ व्यंजित होता है, वर्णित नहीं, विवेचित नहीं। कहानी में विचार इस रूप से अनिश्चित है कि ऊपर से थोपा हुआ या आरोपित नहीं लगता। अपनी शैल्पिक युक्तियों से गोरैया एक प्रतीक बन जाती है, अमन का, इंसानियत का, सांप्रदायिक दंगों उत्पातों के बीच मानवीयता की तलाश का प्रतीक है। गोरैया अमन का, इंसानियत का प्रतीक है। सांप्रदायिकता के जेठ की दोपहरी से तपते लू संतप्त वातावरण में दोपहर के घनघोर सन्नाटे में उसकी आवाज पेड़ पौधों के ऊपर तितली की तरह थिरक रही थी। कहानी का आरंभ ही जेठ के दोपहरी के चित्रण से प्रारंभ होता है।
जेठ की तपती दोपहरी से चित्रण से प्रारंभ होता है, किंतु दोपहर की भयंकर गर्मी के चित्रण द्वारा लेखक का अंतर्निहित भाव क्या है? पूरे देश में फैली सांप्रदायिकता की लपटों के ताप की ओर संकेत किया गया। जेठ की तपती दोपहरी के साथ जो संकेत किया गया है वो है पूरे देश में फैली सांप्रदायिकता की लपट की ताप, जिसमें गौरैया की आवाज एक शांति की आवाज का सुकून लेकर आती है। पत्ता तक नहीं हिल रहा था, लू के थपेड़े घने पेड़ों के बावजूद बदन पर आग की लपटों की तरह लपलपा रहे थे। इस खौफनाक मौसम में बस एक ही राहत थी, गौरैया की मधुर आवाज। गौरैया का ये शांति प्रतीक अगले पैराग्राफ में ही अधिक स्पष्टता प्राप्त कर लेता है, जब कहानीकार गौरैया को इस रूप को प्रस्तुत करता है। गौरैया चुप हो जाती है तो लगता पूरी कायनात धू-धू जल रही है, अभी सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। गौरैया बोलती तो लगता अभी प्रलय बहुत दूर है, पृथ्वी पर जीवन के चिन्ह बाकी है। धू-धू जलती कायनात ने गौरैया का ये रूप शांति कपोत सा पाठक के मन में उतर जाता है। मनुष्य अपने अपने धर्म संप्रदाय की मान्यताओं को किस प्रकार दूसरों पर थोपना चाहता है, इसके प्रमाण स्वरूप गौरैया की आवाज में अपने अपने धर्म संप्रदाय के नारों की प्रतीति खोजी जाती है। मान लीजिए गौरैया की आवाज हर हर महादेव कह रही है, गायत्री मंत्र का जाप कर रही है, या वेद की ऋचा पढ़ रही है, या हिंदू मन की मान्यता है। गौरैया के स्वर में अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाह अल्लाह की रट सुनना मुस्लिम मन का भरम है, तो सिख मन की परिकल्पना उसमें वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह की आवाज सुनकर खालिस्तान की मांग कर रही है। इस वातावरण चित्रण से उस स्थिति का बोध होता है जिसमें ये देश विभिन्न प्रकार के सांप्रदायिक मांगों, इच्छाओं और उनके संकल्पों को वाणी देती है। थोड़ा आगे चलकर कहानी में लेखक अपना मंतव्य स्पष्ट करता है। कहानीकार ये कहता है, ये कहना चाहता है कि मानो जब इंसानों के दिल में तरह तरह की खुराफतें जन्म ले रही है, तो ये पेड़ पौधे जीव जंतु उसमें कैसे निरपेक्ष रह सकते हैं। ये भी तो वातावरण के अंग है, जहां से लू से भी तेज चिलचिला रही है। सांप्रदायिकता दुश्मनों मकानों की छतों पर छोटी मोटी पताकाएं के रूप में फहरा रही है। सांप्रदायिकता इश्तिहारों की शक्ल में दीवारों पर चस्पा कर दी गई है। सांप्रदायिकता इस जहरीले माहौल में ये नन्ही सी गौरैया कैसे बेदाग रह सकती है। मगर इसकी आवाज सुनकर, गौरैया की आवाज सुनकर आभास होता है कि वह अभी इस संक्रमण से मुक्त है। पंजाब में आतंकवाद जिस रूप में फैल रहा था, वह भी सांप्रदायिकता का एक रूप था। उसको वहां मनाए जा रहे घल्लू धारा में व्यक्त कर दिया गया। वास्तव में ये सब देश में जगह जगह हो रही खुराफतें ही। गौरैया अपने घोंसले के लिए तिनके इकट्ठे कर रही है। लेखक की सोच में यही आता है कि गौरैया के लिए घास के तिनके नहीं, रामशीला इकट्ठे कर रही है वो। कहानीकार पाठक को एकदम से रामलला के मंदिर निर्माण प्रकरण से जोड़ देता है। पूरे देश में रामलला के मंदिर निर्माण के लिए जिस प्रकार धार्मिक उन्माद कार्य कर रहा था, गौरैया के तिनके के माध्यम से उस ओर इंगित कर दिया गया है। दूसरे ही क्षण उसे समीप की ही मस्जिद की याद आती है, वही हनुमान मंदिर है। वस्तुतः कथाकार उस सांझी संस्कृति की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं जहां पूरे देश में मंदिर मस्जिद सदियों के साथ साथ अपना अस्तित्व बिना किसी संकट के बनाए हुए थे। कुछ तो रहा होगा जब पास पास में रहे होंगे ये मंदिर और मस्जिद।
काशी, मथुरा और कितने ही शहरों में सदियों से धार्मिक आस्था के ये केंद्र इसी रूप में खड़े हैं। एक दूसरे के अस्तित्व को चुनौती दिए बिना तो फिर आज यह रामलला मंदिर निर्माण और बाबरी मस्जिद का लफड़ा क्यों खड़ा हुआ? अगर एक दूसरे के अस्तित्व को चुनौती दिए बिना रहते तो शांति और साझा संस्कृति का प्रतीक गौरैया धर्म के पचड़े में नहीं पड़ना चाहती। वह अपने लिए एक सुंदर घर बनाती है, नीड़ बनाना चाहती है। नीड़ बनाकर गौरैया उस घर की सदस्य ही बन जाती है और कथावाचक नरेटर वार्तालाप करने लगते हैं। यहाँ कहानी लोक कथा के स्तर पर उतर आती है। उन दोनों के बीच प्यारी प्यारी सी गुफ्तगू होती है। दरअसल उससे दोस्ती होने के बाद में मेरा समय अच्छा बीत रहा था। गौरैया भी परिवार में घुल मिल गई थी। उसने 2 नन्ही नन्ही गौरैयों को जन्म दिया था, जिसके जन्म पर घर में उत्सवी माहौल उठा था। पर एक दिन गौरैया सुबह से गायब हो जाती है। उसके बच्चे अकेले पड़े थे। कहानी के मैं को बच्चों की फिक्र जब लग जाती है, उसे क्रोध भी आता है कि वो अपने नन्हे मुन्नों के प्रति इस कदर निर्दयी कैसे हो सकती है। जब वो पत्नी की ये स्थिति बताता है, वो व्यंग में उन्हें बोतल से दूध पिलाने की बात कहती है। पत्नी कहती है, आपको इतनी चिंता है तो बोतल से दूध पिला दो। तो मैं चिढ़कर किस्सा तोता मैना की शैली में कहता है, सब औरतें स्वार्थी होती है, गौरैया की तरह। फिर कहानी उन विवरणों की ओर जाती है, किस प्रकार गौरैया और बड़ा बच्चा घोंसले से गायब हो गए। छोटी गौरैया अकेली रह जाती है। उन दोनों के गायब हो जाने पर मैं कुछ ऐसा परेशान हो रहा था जैसे पत्नी और बेटे घर से गायब हो गए। गौरैया के पूरे खानदान से मैं की अनबन हो गई। एक शाम को मैंने देखा कि पूरा घोंसला खाली पड़ा है, उसमें चिरई का पूत भी नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे गौरैया का पूरा परिवार मंदिर के कलश पर निर्द्वंद भाव से बैठा नजर आया। तीनों अत्यंत मौज मस्ती से वहां बैठी पिकनिक मना रही थी। उसके मन में सहसा ये प्रश्न उठता है कि ये चिड़िया मंदिर के कलश पर ही क्यों बैठी है। इस कारण की खोज पर वो इस रूप में करता है क्योंकि उन्होंने एक हिंदू के घर जन्म लिया है। कुछ संस्कार जन्मजात होते हैं। यह अकारण ही नहीं कि विश्राम के लिए इन्होंने मंदिर को चुना है। वस्तुतः यह मैं कि अपने दिमाग का फितूर है। उसकी पत्नी ने बताया कि थोड़ी देर पहले ही मस्जिद के गुंबद पर बैठी थी। आप क्यों? लाउड स्पीकर से अजान के स्वर उठे तो ये उड़कर मंदिर के कलश पर जा बैठी। तो कहानी यहाँ सोच को एक झटका दे देती है। जब जहां देखती है, अगर मंदिर में देखा तो वो सोचता है कि ये हिंदू के घर में जन्म ली है, इसीलिए मंदिर पर जाकर बैठी है। उसकी पत्नी कहती है कि थोड़ी देर पहले मस्जिद में बैठी थी, तो उसका दिमाग थोड़ा काम नहीं करता है, क्या करे। तो कहानी यहाँ सोच को झटका दे देती कि धर्म संप्रदाय की ये चौहद्दी मनुष्य ने स्वयं ही बना डाली है। सामान्य जनता तो इन चिड़ियों की तरह इन छोटे छोटे धार्मिक कटघरों से बहुत ऊपर है। चिड़िया को नहीं पता कौन सा मंदिर है, कौन सा मस्जिद है, कौन सा हिंदू का है, कौन सा मुसलमान का है। वह चाहे जहां गौरैयों की तरह अपना आश्रय स्थल चुन लेती है, जनता तो हमारी वहीं अपना सुकून तलाशती है, बिना इस सोच के कि किस धर्म संप्रदाय से उसे मिली है। जब कभी मैं उन्हें अपने बगीचे में देख लेता है तो सोचता है कि जन्मभूमि का आकर्षण खींच लाता है उन्हें। किंतु जन्मभूमि नाम आते ही फिर कहानी राम जन्मभूमि प्रकरण से इंगित दे उसे समय की चिंता से जोड़ देती है। जन्मभूमि का नाम से ही मुझे आशंका होने लगती है, मगर मुझे विश्वास है कि यहाँ फसाद की कोई आशंका नहीं है, क्योंकि एक चिड़िया ने जन्म लिया था, भगवान ने नहीं। कहानी यहाँ बड़े कौशल से अपना संदेश देती जा रही है। भगवान की सार्थकता प्रसन्नांकित है, जो मनुष्य मनुष्य के बीच में दीवार खड़ी कर दे। सामान्य जन तो चिड़ियों की तरह धर्म निरपेक्ष भाव से जीना चाहते हैं। अपने अपने घरों में सब मस्त हैं, एक शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। इसी रूप में कहानी का शीर्षक पूरी तरह से चरितार्थ होता है
कि गोरैया मनुष्य को मानवीयता का संदेश देती है। हम धर्म संप्रदाय से ऊपर एक मनुष्य। तो सांप्रदायिकता की समस्या भारतीय राजनीति और समाज में बहुत गहरे में प्रवेश कर चुकी है। हिंदी कहानी में सांप्रदायिकता की मनोवृत्ति पर करारी चोट की है। इसी क्रम में गोरैया कहानी रविंद्र कालिया जी की एक महत्वपूर्ण कहानी है। गोरैया बहुत बारीकी से बुनी गई कहानी है, जिसमें लेखक ने गोरैया चिड़िया का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप से किया गया है। गोरैया तो कहानी के एक माध्यम से, जिसके इर्द गिर्द कहानी व्यंग और फैंटेसी का एक वितान सा रच रही है। कहानी की आवाज सुनकर कहानी का नरेटर अथवा वक्ता मैं ये कल्पना करता है कि चिड़िया विभिन्न धर्म संप्रदायों से भड़काऊ नारों का उच्चार कर रही है, जो समाज को गुमराह करने वाली है। वातावरण और परिवेश का इस्तेमाल भी कथाकार ने रूपक के रूप में किया है। जैसे जेठ की तपती दोपहरी की आग की लपटे मानो देश में चारों ओर व्याप्त सांप्रदायिकता का जनून हो, जो सृष्टि में प्रलय लाने के लिए काफी है, किंतु गोरैया का शांति स्वर ही इस प्रलय की आशंका को दूर रखने के लिए आश्वस्ति। कहानीकार बहुत स्पष्टता से अपना मंतव्य प्रकट करता है कि जब इंसानों के दिल में तरह तरह की खुराफतें जन्म ले रही है, तो पेड़ पौधे जीव जंतु कैसे निरपेक्ष रह सकते हैं। गोरैया का स्वर सुनकर लगता है कि यह भी उस संप्रदाय से मुक्त है। गोरैया का कभी मंदिर पर जा बैठना, कभी खुर से मस्जिद पर जा बैठना उस उन्मुक्त सोच को व्यक्त करता है कि जहां किसी को शांति मिले वो वहां जाए, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, आपको शांति जहां मिलती है आप वहां जाइए। इसलिए गोरैया बहुत समझदारी है, ठीक मंदिर और मस्जिद के बीच अपने नीड़ का स्थान चुनती है। गोरैया धर्म के पचड़े में नहीं पड़ना चाहती। गोरैया उस सामान्य आदमी का प्रतीक भी बनती है, जो धर्म की संकीर्णताओं में मंदिर मस्जिद की अलगाववादी प्रवृत्तियों से अलग सामान्य रूप से जीवन जीता है। एक वर्ग ऐसा भी है, उसके लिए आस्थाओं के ये केंद्र मंदिर मस्जिद और इनको लेकर किए जाने वाले झगड़ा कोई मायने नहीं रखता। ना उन्हें रामशिलाओं से कोई मतलब है, ना जन्मभूमि प्रकरण से। उनका जो नीड़ है वह भगवान का घर नहीं, अपितु इंसान की इंसानियत का घर होना चाहिए। इस प्रकार कहानी बड़ी कुशलता के साथ संदेश छोड़ती है कि वास्तविक मानवीयता धर्म संप्रदाय के संकीर्ण दायरों से बहुत ऊपर है। तो कहानी गोरैया यहाँ समाप्त होती है। इससे संबंधित अगर कुछ कहानी से क्वेश्चंस आएंगे तो वो इस प्रकार से है। सांप्रदायिकता की समस्या का हिंदी कहानी में किस रूप से प्रतिरोध किया गया है, गोरैया कहानी के आधार पर बताइए, कहने से लिखिएगा। रविंद्र कालिया का समकालीन कहानीकार के रूप में महत्व बताइए, कहने से भी लिखिएगा। जो कहानी में हमने चर्चा किया। अब राजकमल चौधरी जी की कहानी ड्राइंग रूम, जो कि स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कथाधारा के लेखक राजकमल चौधरी और इनकी आधुनिक कहानी ड्राइंग रूम की हम चर्चा करें। एक कवि, एक उपन्यासकार, एक चिंतक के रूप में हम राजकमल चौधरी जी को जानेंगे और ड्राइंग रूम कहानी के माध्यम से समकालीन नागरिक जीवन की जटिलता, मजबूरी और मजबूरियों के गहन अंधकार में राह तलाशने की मानवीय संवेदना को आप समझ सकते हैं।
ड्राइंग रूम की शैलीगत विलक्षणता और मानव जीवन की तरलता में समय और परिस्थिति के कारण किस तरह से जटिलता के सूत्र को आप जान पाएंगे। हिंदी और मैथिली दोनों भाषाओं के लेखक रहे हैं हमारे राजकमल चौधरी जी। राजकमल चौधरी का जन्म स्थान के बारे में कई विवाद है, फिर भी कई लोग उनका पैतृक गांव सहरसा बिहार जिले के इतिहास प्रसिद्ध गांव महिषी में मानते हैं और कई लोग रामपुर हवेली में मानते हैं इनका ननिहाल है। इनका नाम उनके पिता ने मणिंद्र नारायण चौधरी रखा था। सगे संबंधियों और दोस्तों के बीच से फूल बाबू के नाम से भी जाने जाते थे। कुछ दिनों के बाद अपना नाम मधुसूदन दास भी रखा उन्होंने। हिंदी और मैथिली की पत्रिकाओं में उन्होंने अनामिका चौधरी, वनलता सिंह और अपनी पत्नी शशि चौधरी के छद्म नाम से कई रचनाएं प्रकाशित कराई। मासूम अजीमाबादी के नाम से भी एक छोटा सा कविता संग्रह इनका प्रकाशित हुआ। उन्होंने कई बार अपना लेखकीय नाम बदला है। वे नाम थे मणिंद्र, किरण, पुष्पतीर्थ, स्वर्णफूल, पुष्पराज, मणिंद्र और राजकमल। अंततः राजकमल चौधरी को ही इतिहास में अंकित होना था। जयनगर में पटना के पास बाढ़ है, वहां पर इन्होंने पढ़ाई लिखाई की। बचपन से ही राजकमल चौधरी तीक्ष्ण तेजस्वी थे। जयनगर में उनके पिता उच्च विद्यालय में शिक्षक थे। लोअर प्राइमरी उन्होंने वहीं से ही किया, जयनगर में। जब पिताजी का ट्रांसफर हो गया तो पटना, नवादा गया। मैट्रिक की परीक्षा मणिंद्र ने सन 1947 में नवादा से पास की थी। पटना के बीएन कॉलेज में भी एडमिशन कराया। ये समय उनके जीवन के उद्यम, विद्रोह और भटकाव का था, क्योंकि राजकमल के पिता मधुसूदन चौधरी कट्टर विचारों के परंपरागत लोग थे। तो पारिवारिक विसंगति के कारण, कुछ सामाजिक कुप्रथाओं के कारण बचपन से ही इनका स्वभाव विद्रोही हो चुका था। और सरकारी सेवा से राजकमल चौधरी जी ने मुक्ति भी एक बार ले ली और लेखन को रुचि के रूप में रखा। पटना सचिवालय में शिक्षा विभाग में नौकरी करते हुए फाइलों में उत्तेजनात्मक नोट लिखा करते। ये देखकर उनके अफसर बहुत रुष्ट हुआ। एक दिन अपने सारे प्रमाण पत्रों को फाड़ कर नौकरी छोड़कर वे घर से निकल गए और कलकत्ता आ गए। कलकत्ता में आकर मिथिला दर्शन पत्रिका से जुड़ते हैं और जीविका के लिए मृदुला चक्रवर्ती नाम की एक लड़की को उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना आरंभ किया। लेखन में रुचिशील तो थी ही, 1950 से ही वे लिखने का काम शुरू कर दिया। तो राजकमल चौधरी जी की जो कहानी है ड्राइंग रूम, उसके बारे में मैं आपको जरा बताऊं। ड्राइंग रूम कहानी नवंबर 1960 में जागृति पत्रिका में प्रकाशित होती है और 1960 में ये वही वर्ष है या उससे कुछ पहले लिखी गई भी होगी, तब भारतीय स्वाधीनता का 13वां वर्ष चल रहा था। पूरे देश का मैनेजमेंट, पूरे देश की प्रबंध व्यवस्था अपनी अंतरराष्ट्रीय पहचान की चमक दमक में व्यस्त थी। इधर आम भारतीय नागरिक जीवन यापन की बुनियादी सुविधा जुटाने और अस्तित्व रक्षा के संसाधन तलाशने में तत्पर था। ड्राइंग रूम ऐसे ही नागरिकों की प्रतिनिधि आयरिन नाम की भारतीय युवती की जीवन व्यथा की कहानी है।
आयरिन की जिंदगी से जुड़ी कहानी, जो भारतीय युवती है, कथावाचक दयानंद एक अखबार के मैगजीन सेक्शन का प्रधान संपादक है। दिए गए विवरण के अनुसार नायिका आयरिन ठाकुर उस अखबार में दयानंद के अधीनस्थ विमेन सेक्शन की प्राइमरी प्रभारी की कुल 300 रुपए प्रति मास की नौकरी पाने की अभिलाषी है। आयरिन ने दयानंद से परिचय बनाकर उन्हें अपने घर बुलाया है ताकि वे प्रभावित होकर इस नौकरी के लिए उसका नाम रिकमेंड कर दे। आयरिन कौन है? एक दिवंगत उच्च पदस्थ वायुसेना अधिकारी की बेटी है जो उच्च वंशीय ब्राह्मण थे। आयरिन की मां कैथरीन फ्रांस या बेल्जियम या चिकोस्लोविया की थी। आयरिन की छोटी बहन लिलियन, शकुंतला, सीलू, मीनू, मिनी और छोटा भाई सुभाष उसके साथ रहता है। इस तरह 6 सदस्यीय परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी आयरिन पर है। बस इतनी सी पारिवारिक हैसियत कि आयरिन के आवास पर दयानंद पहुंचते हैं और उसके ड्राइंग रूम की सजावट से उसके जीवन स्तर पर उच्च धारणा बनाते हुए उसे स्पष्ट कर देते हैं कि ऐसे भव्य रहन सहन वाली लड़की के लिए ये नौकरी बहुत छोटी है। मैं इस नौकरी के लिए अपना नाम रिकमेंड नहीं कर सकता। आप खुद इतनी सस्ती नौकरी स्वीकार नहीं करेंगी। इस बात पर आर्त होकर आयरिन उन्हें अपने भीतर के कमरे में ले जाती है, जो कमरा किचन के साथ साथ कैथरीन की वास्तविक हैसियत का सबूत है। ये स्थिति देखकर दयानंद दंग रह जाता है। वे बुझी हुई निगाहों से ड्राइंग रूम की हर चीज को देखते रहते हैं, आयरिन को देखते रहते हैं और धारणा बनाते हैं कि आयरिन को फैशन से लेकर मेकअप से और ऐशो इशरत से वाकई नफरत है। कहानी की घटना बस इतनी सी है, पर जैसा होता आ रहा है कोई कहानी घटना के कारण महत्वपूर्ण नहीं होती है, वह प्रस्तुति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। घटना तो यहाँ बहुत साधारण छोटी सी है, पर बुनावट के कारण इस कहानी का जीवन दर्शन और उसका व्यंजना, कहानी की व्यंजना उसे महान बनाती है, विराट बनाती है। तो ड्राइंग रूम कहानी की जो कथा संरचना है, सच्चाई है कि किसी परिदृश्य की विडंबना बिंबों के द्वैध और विरोधाभास से झलकती है। यहाँ पर लेखक तो कथा नायिका और कथा परिदृश्य के नागरिक जीवन का चित्र भौचक्का कर देता है। यहाँ पर वास्तविकता और प्रदर्शन के बीच विरोधाभास है और ऐसा करने की मानवीय मजबूरियां बहुत बड़ी विडंबना पेश करती है। वास्तविकता क्या है और प्रदर्शन का क्या है? मैं भले ही यहाँ पर एक अच्छा मनुष्य, बहुत ही मान लीजिए उच्च वर्ग का दिखता होगा, पर अंदर मेरे क्या है आपको पता नहीं है। तो दार्शनिक आधार पर कहे कि ये पूरे मानव जीवन का एक नाटक है और इस नाटक में जब मनुष्य को बार बार तरह तरह का नाटक खेलना पड़ता है तो सामाजिक परिस्थिति में खुद को फिट करने हेतु, अपने अस्तित्व की रक्षा और अपने नाटकीय अस्मिता का संकेत देने हेतु मनुष्य पल पल स्वांग में लीन रहता है। हर एक मनुष्य, कई मनुष्यों को स्वांग रचना पड़ता है क्योंकि उस परिस्थिति के साथ एडजस्ट होना पड़ता है। उसके मनोभावों में तीक्ष्णता और तीव्रता से परिवर्तन लाने के क्रम में बार बार कटे मुर्गे की तरह छटपटाता रहता है। ये कहानी की विडंबना का बेहतरीन उदाहरण है। कथावाचक को अभिजात्य आचरण से भय लगता है, इसलिए आयरिन से फोन पर बात करते हुए उन्हें डर लगता है। आयरिन के घर जाते हैं, अंधेरी सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्हें डर लगता है। उनकी मामूली सी शक्ल और पहनावे का आयरिन पर क्या असर पड़ेगा? वहां पहुंचने पर आयरिन के जब ड्राइंग रूम की साज सज्जा,
कमरे में लेटेस्ट डिजाइन का फर्नीचर, फर्श पर पर्शियन कारपेट, पियानो सेट, रेडियोग्राफ, शारीरिक अभिजात्य के सुंदरतम उदाहरण के रूप में खुद को पेश करती हुई आयरिन खादी की सफेद साड़ी, लो कट का ब्लाउज और उसका लिबास अपनी बहन शकुंतला की नृत्य प्रतिभा, उससे उसके एरोगेंस का विवरण है। दूसरी बहन सीलू के लाइन क्लब का विवरण अपनी पारिवारिक श्रेष्ठता उजागर करने के उसके सारे आयास को देखकर दयानंद दंग है। तो आयरिन के उस कौशल को देखकर चकित होना पड़ता है कि किसी के बारे में कम जानकारी रहने पर भी कोई जरूरतमंद व्यक्ति उसकी खुशामद और तारीफ में किस तरह से पद्धति अपनाता है। देखो, एक आकर्षक शारीरिक गठन वाली युवती किसी मर्द के बगल में बैठकर कहे कि अचानक इस पहली मुलाकात में ही हम कितने नजदीक आ गए, तो इसका क्या अर्थ लगाया जा सकता है। वो दयानंद की खुशामद पे कहती है कि मैं आपको लेखन आदि को पढ़कर आपको ऑक्सफोर्ड स्टाइल का आदमी समझती थी, आपका लेखन पढ़कर मैं आपको तो ऑक्सफोर्ड स्टाइल का समझती थी, आपकी मदर टंग अंग्रेजी समझती थी, मगर आप तो 100% भारतीय हैं। मुझे अभी भी कॉन्टिनेंट का कायदा कानून पसंद नहीं है, मुझे अपना देश ही अच्छा लगता है। तो आयरिन के इस व्यक्तित्व में कितनी चतुराई, कितनी लाचारी, कितना लक्ष्य केंद्रित कौशल है, ये देखते ही बनता है। आयरिन को मालूम नहीं कि दयानंद नाम का ये पुरुष अधिकारी किस आचरण और किस वक्तव्य से प्रसन्न होगा, इसलिए थोड़ा नजदीक बैठकर विभिन्न कोटि की प्रशंसा करती हुई कला, साहित्य, संस्कृति, अध्ययन, मनन और सादगी से अपना प्रेम, क्लासिक लिटरेचर के प्रति अपनी दिवंगत माँ का प्रेम, नृत्य के प्रति अपनी छोटी बहन शकुंतला का प्रेम, संगीत, स्वाभिमान और लौकिक अहमन्यता बरकरार रखने के लिए अपनी दूसरी बहन लिलियन का प्रेम, ड्राइंग क्लब और उड़ान के प्रति तीसरी बहन सीलू का प्रेम प्रदर्शित करती हुई अपने परिवार की और अपने विरासत की भव्यता प्रदर्शित करती जा रही है दयानंद के सामने। और अचानक जब उसे मालूम होता है कि दयानंद जैसा पुरुष अधिकारी इन बातों से प्रभावित ही नहीं हुआ, तो अपना तत्काल पैंतरा बदल देती है। तो आयरिन के प्रभावित करने वाले सारे उद्यम के बाद जब दयानंद कहते हैं आपने इतनी छोटी सी नौकरी के लिए एप्लीकेशन क्यों दिया, तो आयरिन को अपना पासा उल्टा नजर आता है और तब वो आनंद फानंद में बातचीत की दिशा उलट देती है, खुद को भिखारन की गठरी की तरह खोलकर फैला देती है। वो कहती है देखिए दयानंद साहब, आप इतने साफ लफ्जों में नहीं पूछा होता तो मैं यही कहती कि मैं रुपए के लिए नहीं, शौक के लिए नहीं, जर्नलिज्म के लिए नहीं, शौक के लिए आपके न्यूज़पेपर में काम करना चाहती हूँ, मगर अब ऐसा नहीं कहूंगी। आइए मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। और वो घर में उन्होंने देखा कि भीतर कुछ नहीं था, छोटा सा किचन का कमरा था, कमरे में एक और चूल्हे पर चावल पक रहे थे, खाने के बर्तन बिखरे हुए थे, 2-3 बड़े-बड़े ट्रंक रखे थे बिस्तरों के बने थे, उसमें घर गृहस्थी का सारा सामान वही था। दूसरी ओर जमीन पर दरी बिछाकर तीनों बहनें बैठी हुई हैं। शकुंतला फिल्म फेयर का कोई पुराना अंक पलट रही थी, लीलू चावल से कंकर पत्थर चुन रही थी, सीलू अधलेटी पड़ी थी और ताड़ का पंखा खुद को अपनी बड़ी बहन को झल रही थी। एक मोड़े पर भाई बैठा था, फिजिक्स की एक किताब पढ़ रहा था और कमरे में कहीं इतनी जगह नहीं थी जहां पर मैं अर्थात कथावाचक दयानंद और आयरिन एक साथ खड़े हो सकते। फिर उन्होंने सुना कि आयरिन से उसकी छोटी बहन पूछ रही थी दीदी तुम्हें नौकरी मिल जाएगी ना, भी क्या कह रही थी जहां पर आपने अप्लाई किया था। फिर ड्राइंग रूम में आकर आयरिन ने कहा धन्यवाद दयानंद साहब, इस कमरे की हर चीज किराए की है और पिछले 5-7 महीनों से किराया नहीं दिया गया है। जो मैंने रखा है ना रूम में, वो सारी जो है किराए की चीजें हैं। तुम और नेपाली बेरा और ये नौकरानी मेरे नहीं है।
बगल के बड़े लेट वालों के हैं। ये लोग दयालु हैं, कभी कभी अपने नौकरों से हमें काम लेने देते हैं। तो इस कहानी की ये संरचना विमर्श के बड़े फलक की दरकार करती है। 20वीं सदी का छठा दशक अर्थात स्वाधीनता के 13 वर्ष बाद भी आम भारतीय नागरिक जीवन की कथा क्या थी। दिवंगत वायुसेना अधिकारी की 5-5 जवान बेटियां और एक तरुण बेटा अध्ययनशील किस तरह ये जीवन बसर कर रहा था। अस्तित्व रक्षा में जीवन के जिस छद्मों में पांचों बहनें जूटी थी, वो छद्म आगामी दिनों में उन्हें कहां ले जाने वाला है। जिस पत्रकारिता के जोर से भारत के स्वाधीनता संग्राम को बल और मुक्ति कामना हासिल हुई थी, उस पत्रकारिता के बारे में स्वाधीनता के 13 बरस बाद की युवतियां कैसे छद्म की कल्पनाएं करती हुई हैं। यह राजकमल चौधरी जी का कथा कौशल की विलक्षणता है कि जहां छोटे से कथा की बुनावट के कौशल से एक जानदार और प्रभावकारी कहानी बनाई जाती है। तो ड्राइंग रूम कहानी में उन्होंने यानी हमारे लेखक राजकमल चौधरी जी ने एक खास रंग प्रस्तुत किया है। स्वातंत्र्योत्तर कालीन भारतीय समाज के नागरिक परिदृश्य में एक तरफ दूसरे के हिस्से का पवन प्रकाश हड़प कर ऐश करने वाले का दल सक्रिय है, तो दूसरी तरफ लोग अस्तित्व रक्षा के साधन जुटाने के लिए अपने श्रम कौशल को झांक रहे हैं। आज भी देखो कई लोग जो है काम की तलाश में। भारतीय समाज की ये दशा अब कोई 5 दशक बीत जाने के बाद भी, आज कई दशक बीत चुके हैं, 7 दशक बीत चुके हैं, फिर भी बरकरार है। ड्राइंग रूम कहानी ऐसे ही सामाजिक परिदृश्य का चित्र प्रस्तुत करती है। कहानी की नायिका आयरिन का जीवन संसार और कार्य पद्धति हमारे समाज में आज भी बदस्तूर कायम है। ये कहानी उसी जीवन पद्धति से हमारे सुसप्त मानस को जागृत करती है। आयरिन को अपने पारिवारिक भरण पोषण के लिए कोई नौकरी चाहिए। नौकरी पाने के लिए वो महत्वपूर्ण व्यक्ति से रिकमेंडेशन चाहिए। रिकमेंडेशन के लिए उसे व्यक्ति को उस तरह से प्रभावित करना है। वो व्यक्ति कैसे प्रभावित होगा ये आयरिन को मालूम नहीं है। वह दयानंद को प्रभावित करने का तरीका आविष्कार कराती है। दयानंद उस तरीके से प्रभावित नहीं होता है, दूसरे तरीके का आविष्कार करती है। तीर एकदम सही निशाने पर लगता है। वाकई आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। यहाँ गौरतलब है कि कोई कहानी किन कारणों से महत्वपूर्ण होती है। घटना के विवरण मात्र से कोई कहानी नहीं बन जाती। कोई घटना का अगर हम विवरण सुना देते हैं तो वो कहानी नहीं बनती है। असल में घटना के विवरण का दृष्टिकोण कहानी को इंपॉर्टेंट बनाता है। विवरण का दृष्टिकोण किसी लेखक के जीवन दर्शन से निर्मित होता है और इसी दृष्टिकोण के संस्पर्श से कथाकार का कौशल निर्देशित होता है। तो ड्राइंग रूम कहानी कथाकार के इस दृष्टिकोण का कारण महत्वपूर्ण है, जो शिल्प, संरचना और भाषा के फलक के स्तर पर विराट व्यंजन ध्वनि करती है। कारण ही कथावाचक को आयरिन की माँ मिसेज कैथरीन ठाकुर से मिलने और उसकी उस आत्मशक्ति जानने की इच्छा नहीं होती है। लेखक नहीं जानना चाहता उनके बारे में, उसकी मां के बारे में नहीं जानना चाहता है। जिसके कारण वो अपना सब कुछ त्याग कर सदा के लिए यूरोप से चली आई, या फिर वो शक्ति कैथरीन में नहीं, आयरिन के पिता में थी। कथाकार की शंका के कारण घटनाओं के बीच में आया हुआ ये प्रसंग उस वातावरण की ओर इशारा करता है जिसमें एक यूरोपीय युवती एक भारतीय युवक की ओर 20वीं सदी के तीसरे दशक के उत्तरार्ध में अनुरक्त हुई होगी। उस चर्चा का तर्क यह है कि 1960 में जिस दंपति की पहली संतान 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी है, उसकी प्राथमिक अनुरक्ति का समय यही रहा होगा। उस समय पूर्ण स्वराज की घोषणा, नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा, अवज्ञा आंदोलन का समय था। गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय विश्व युद्ध आदि की पृष्ठभूमि थी, जिसमें गांधी जी के किसी अनुयायी युवक की ओर किसी
यूरोपीय युवती के अनुरूप होने के पर्याप्त सूत्र दिखते हैं। आयरीन और उसके भाई बहन ऐसी ही नैष्टिक दंपत्ति की संतानें हैं जो स्वाधीन भारत के लोकतंत्र में अनाज पानी के देवताओं से अस्तित्व रक्षा के संसाधन की भीख मांगती है। गौरतलब है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की ऐसी कौन सी परिस्थिति रही होगी जिनसे आतंकित होकर आयरीन ने मान लिया होगा कि उस जैसी कर्मशील युवती को 300 रुपए माहवारी की एक नौकरी पाने के लिए कितने तिकड़म की करने होंगे। 30 वर्ष की आयु आयरीन जो मैक्सी वराक पिको हेनरी बूर कालिदास की बातें करती है। 20-22 साल फ्रांस में रहकर आई है, अपने 5 भाई बहनों का भरण पोषण करती है। भारत के एक अखबार के विमेन सेक्शन में नौकरी करने के लिए क्यों आशंकित है, क्यों आशंका रखती है। आशंकाओं के घटाटोप बादल की तरह भरे समाज में एक पड़ोसी यदि कभी कभी 5 लावण्यवती युवतियों से भरे घर की उस अभिभाविका को अपने बेरे या नौकरानी से काम लेने की इजाजत देकर अपनी उदारता दिखाता है तो उसकी पृष्ठभूमि कितनी आशंका होगी। मान लीजिए जब वो नौकर देख दिखाती है, नेपाली नौकर, वो उसके पड़ोस के दिए हुए हैं। परत दर परत सवाल उठता जाता है कि प्याज के छिलके की तरह राजकमल चौधरी जी ने जो है ना, रचनाओं की यही खास बात है कि इनके यहाँ घटना तो छोटी है परंतु रचना शिल्प और लेखक के दृष्टिकोण के कारण उनका प्रभाव शिखर तक हो जाता है। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कथा लेखक में राजकमल चौधरी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। तो कहानी में जिस तरह से राजकमल जी ने सहज सरल भाषा के बीच जो है तथ्य को किस तरह से गढ़ा है, इसमें कहानी में क्या बताया गया है मूल रूप से बता दे रहा हूं। जब 1960 के आसपास लिखी गई ये राजकमल चौधरी जी की कहानी एक महत्वपूर्ण रचना है, ड्राइंग रूम, जिसमें आजादी के दशक भर बाद भी लोकतंत्र के आम नागरिक के जीवन प्रविष्ट छद्म को बेनकाब किया गया है। दिखावा कुछ और है, रियलिटी कुछ और है। ये वो समय है जब पूरे देश की प्रबंधन व्यवस्था अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान और चमक दमक में व्यस्त थी। इधर आम भारतीय नागरिक जीवन यापन की बुनियादी सुविधा जुटाने और अस्तित्व रक्षा के संसाधन तलाशने में तत्पर था। परिदृश्य की विडंबना और विरोधाभास के सहारे इस कहानी में छोटी सी मामूली घटना को विराट व्यंजना भी। कथा नायिका आयरीन को अपने पारिवारिक भरण पोषण के लिए कोई नौकरी चाहिए। नौकरी पाने के लिए किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का रिकमेंडेशन चाहिए। रिकमेंडेशन के लिए उसे उस व्यक्ति को किसी भी तरह प्रभावित करना है। वह व्यक्ति कैसे प्रभावित होगा ये उसे मालूम नहीं है। वह उस व्यक्ति को प्रभावित करने के तरीके आविष्कार करती है। व्यक्ति उस तरीके से प्रभावित नहीं होता है, दूसरा तरीका आविष्कार करती है। और इसी तरह से इस पूरे प्रयास में विलक्षण भाषा शिल्प के साथ कथाकार जो बिंब करते हैं, कथा नायिका कथा परिदृश्य के नागरिक जीवन के का जैसा चित्र बनाते हैं वो दंग कर देता है। वास्तविकता और प्रदर्शन के बीच का विरोधाभास, और ऐसा करने के लिए मानवीय मजबूरियों की एक विडंबना है। जीवन यापन के नाटक में मनुष्य को बार बार ये नाटक खेलना पड़ता है। सामाजिक परिस्थिति में खुद को फिट करने हेतु, अपने अस्तित्व की रक्षा, अपनी नाटकीय अस्मिता का संकेत देने हेतु मनुष्य को पल पल स्वांग में लीन रहना पड़ता है। यह कहानी का इस विडंबना का बेहतरीन उदाहरण है। आज के समाज में ये व्यवस्था और भी लचर हो गई। आडंबर और खोखलेपन के इस शीर्ष उदाहरण में आयरीन की चतुराई, लाचारी और लक्ष्य केंद्रित कौशल तो दिखता है, पर इसमें इसकी छवि संपूर्णता में ऊंची हो जाती है। इस सामाजिक व्यवस्था की घिनौनी सूरत सामने आती है। राजकमल चौधरी जी का कथा कौशल बड़ा विलक्षण है। तो इस कहानी से अगर कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो वो यह है कि मध्यम वर्गीय जीवन की विडंबनाओं के आलोक में ड्राइंग रूम कहानी की समीक्षा कीजिए, या फिर जीवन मूल्य और सामाजिक जीवन के चरम यथार्थ का चित्रण है ड्राइंग रूम कहानी
की दार्शनिकता पर विचार कीजिए। ये थी राजकमल चौधरी जी की प्रमुख कहानी ड्राइंग रूम। अब हम चर्चा करते हैं मुक्ति बोध की कहानी क्लॉड इथरडे। क्लॉड इथरली कहानी के माध्यम से अणु युद्ध की भीषणता के बारे में आप जान सकेंगे। मुक्ति बोध को समझ पाना बड़ा कठिन है। आपने कविता में भी पढ़ा होगा, अंधेरे में कविता। मुक्ति बोध की कहानी और नई कहानी के संदर्भ में अगर हम देखें, नई कहानी में इतिहास बोध को तत्कालीन संकट के विभिन्न युद्धों को उजागरित करने के लिए जो है एक सक्षम उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया है। तो मुक्ति बोध की सामाजिक दृष्टि अणु युद्ध की भीषणता को उन्मिलित करने वाली मुक्ति बोध की एक बड़ी मार्मिक कहानी है। क्लॉड इथरली क्लॉड इथरली के माध्यम से मुक्ति बोध ने धनी देशों की जो स्वार्थपरता एवं षड्यंत्र युक्त चेहरे की पोल खोली है। युद्धोन्मुखी मानसिकता में मानवीय मूल्य तथा धार्मिक भावनाओं की कोई संभावना नहीं। आज हमारे अवचेतन और हमारी आत्मा में आ गए हैं ये धार्मिक भावनाएं। चेतन में हम जब होश में रहते, स्वहित और अधिचेतन में समाज से सामंजस्य का आदर्श, भले ही ये बुरा समाज क्यों न हो, यही आज के जीवन विवेक का रहस्य है। क्योंकि अब उनका अपना कोई चेहरा नहीं है। वह उस भय को वे भूख के भय से भी ज्यादा असरदार बनाए रखे हैं। जनाना जिस्म के आदमी के बयान से कथावाचक को पता चलता है कि यहाँ एक पागल खाना है। वे दोनों रास्तों पार कर फैशनेबल रास्ते पर आ गए, जिसके दोनों ओर यूकालिपटास के पेड़ के कतार बांधे खड़े हैं। ये फैशनेबल रास्ता पागल खाने की ओर जाने वाला रास्ता है। उस पागल खाने में कई ऐसे लोग डाल दिए गए थे जो आज की निगाह में बड़े पागल हैं। जनाना आदमी ने वर्तमान समाज के एक कठिन सत्य का उद्घाटित करते हुए कहा, जो आदमी आत्मा की आवाज जरूरत से ज्यादा सुन सके हमेशा बेचैन रहा करता है और उस बेचैनी के भीतर हुक्म का पालन करता है, वो निहायत पागल है। पुराने जमाने में संत हो सकता था, आजकल उसे पागल खाने में डाल दिया जाता है। जनाना आदमी ने क्लॉड इथरली को एक संत के रूप में प्रस्तुत किया है। क्लॉड इथरली जो कि एक रोमन कैथोलिक आदिवासी ईसाई है। कौन है क्लॉड इथरली? रोमन कैथोलिक आदिवासी ईसाई। अमेरिका के विमान चालक क्लॉड इथरली ने ही हिरोशिमा पर एटम बम गिराया था। मलबे में बदले हिरोशिमा की हालत देखने पर उसके मन में करुण भावना उमड़ आई थी। उसको पता नहीं था कि उसके हाथ में जो हथियार था उसका इतना बड़ा अंजाम होगा। हिरोशिमा के निरपराध लोगों के शव, लोथों और कटे पिटे शरीर को देखने पर उसके मन में पाप का बोध होता है। उसने अपना अपराध कबूल किया, लेकिन अमेरिकी सरकार ने उसे इनाम देकर वार हीरो घोषित किया। उन्होंने जो जघन्य अपराध किया है ना, वह वार हीरो की उपाधि देने से देश हित में बदल गया है। लेकिन क्लॉड इथरली पाप बोध के कारण दंड स्वीकार करके जेल में जाना चाहता है और उसके लिए वो तरह तरह के वारदातें करता है। लेकिन वार हीरो के टाइटल में आभूषित क्लॉड इथरली को हर बार छोड़ दिया जाता है। क्लॉड इथरली मन की गहराइयों में दबा दी जाने वाली आत्मा की आवाज सुनने वाले लोगों में है, जहां सचेत, जागरूक और संवेदनशील लोगों का प्रतिनिधि भी है। तो सांस्कृतिक क्षेत्र में उपनिवेश को दिखाया। क्लॉड इथरली कहानी में जनाना जिस्म के आदमी के माध्यम से कहानीकार ने चेतावनी दी है
कि भारत के हर बड़े नगर में एक एक अमेरिका है। जैसे आज गंगा में प्रदूषण का कारण स्वार्थी लोग उसके किनारे कारखाना बना रहे हैं। हिमालय में होने वाले उपनिवेश उसको दिखाया। तो ये एक फैंटेसी है, फैंटेसी नुमा शैली नई कहानी की शक्ति है। कहानी को अधिक से अधिक प्रभावी और संवेदनशील बनाने के लिए नई कहानी ने फैंटेसी को एक उपकरण के रूप में स्वीकार किया है। युगिन सच्चाई को अभिव्यक्त करने के लिए जिन नए औजार को आत्मसात करना था, उन्हें सहजता से स्वीकार करने के लिए कहानी की संप्रेषणीयता प्रखर हो गई है। छायावाद की काल्पनिकता से मुक्त, मानवीय मूल्य से संतृप्त एक अलग शैली के रूप में मुक्तिबोध ने फैंटेसी की शैली को अपनाया। उनकी फैंटेसी कहानी को क्लेवर में बिल्कुल खरी उतरती है। अयथार्थ को की कोई झलक नहीं है उनकी कहानी में नहीं मिलते। भयानक तथा फैंटेसी युक्त वातावरण में कहानी को रोचक बनाकर पाठक को कहानी के साथ चलने के लिए प्रेरित करती है। कथावाचक को उस अजनबी साथी के जनानेपन से कोई ईश्वरीय अर्थ दिखाई दिया। लेखक को उसके बयान से लगता है कि वो सचमुच इस दुनिया में नहीं रही, उससे कोई 200 मील पर आ गया। यहाँ आकाश, चांद, तारे, सूरज अभी सभी दिखाई देते हैं। रॉकेट उड़ रहे हैं, आते हैं, जाते हैं। पृथ्वी एक चौड़े नीले गोले जगत से दिखाई दे रहा है, जहां हम किसी एक देश के नहीं हैं, सभी देश के हैं। मन में एक भयानक उद्वेग पूर्ण भारहीन चलता है। यही है एक फैंटेसी, यही है कल्पना मन में हो रही है कि आप मान लीजिए आप अनुभव कर रहे हैं कि मैं किसी दूसरे ग्रह में चल गया हूं। कुल मिलाकर पल भर यही हालात रही। उसी पल में अभिभूत होकर लेखक ने उस अद्भुत व्यक्ति से पूछा कि हिरोशिमा वाला क्लॉड इथरली इस पागलखाना में है। अमेरिकी, रोमन, कैथोलिक, ईसाई, आदिवासी क्लॉड इथरली, जिसने कि जापान के हिरोशिमा में एटम बम गिराया था, और अब वो हिंदुस्तान के पागलखाने में कैद है। वो पागलखाना विक्टोरियन स्थापत्य कला में बनाई गई पत्थरों की बिल्डिंग है, जो कि बहुत दूर से दिखाई देता है। उसमें कैद क्लॉड इथरली का वर्णन करने वाली मुक्तिबोध की फैंटेसी अनुवाचक के मन में धंस जाती है। इसमें किसी भी प्रकार की अस्वाभाविकता या कृत्रिमता नहीं है। वह कहानी को अधिक से अधिक रोचक बना देती है। बड़े से पेड़ के नीचे पान की एक दुकान को उस दुकान के आईने में दिखने वाला चित्र देखने पर कथावाचक को संदेह होता है कि अब हम अमेरिका में हैं या हिंदुस्तान में। इन संकेत चिन्हों के माध्यम से कहानीकार कहानी को अत्यंत नाटकीय और रोचकीय बना देते हैं। प्रतीकों के माध्यम से नई कहानी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो कहानी की अभिव्यक्तियां में सहायक सिद्ध होती है। तो मुक्तिबोध ने जो पात्र रचा है वो सामाजिक मूल्यों से जुड़े हुए हैं। जनाना जिस्म का जो आदमी है वो पैसे से सीआईडी है। यहां पर आप कहानी में 3 पात्र देखेंगे। पागल खाने में कैद 2 पीली स्फटिक सी तेज आंखों वाला एक शख्स, लंबी सलवटों से भरा तंग मोतिया चेहरे वाला वो आदमी जिसे कथावाचक ने रोशनदान से देखा था। उसके चेहरे से वो भला आदमी मालूम होता है। निसंदेह वो क्लॉड इथरली है। वह अणु युद्ध के विरोध करने वाली मेयर को वो हर माह चेक भेज दिया जाता है, जिससे वो उन पैसों से दीनहीनों की सहायता तो पहुंचे ही, उसने जो भयानक पाप किया है वह भी कम है। और जनाना किस्म का आदमी वो पैसे से सीआईडी है। वो एक करोड़पति सेठ का नाजायज लड़का है, जो कि अपनी मां के कहने पर बेमुश्किल मैट्रिक पास तो किया और पेट तथा प्रवृत्ति का समन्वय करने वाला समझौतावादी प्रतीक है। फिर भी उनकी बातों से लगता है कि वो पहुंचा हुआ आदमी। कथावाचक को लगता है वो किसी फैंटेसी में रहा है, वो कोई गुप्तचर नहीं है। वो खुद पागल होगा
या कोई पहुंचा हुआ आदमी है, लेकिन वह पागल भी नहीं है, कोई पहुंचा हुआ आदमी भी नहीं, वो सिर्फ जनाना आदमी है। वैज्ञानिक शब्दावली में कहे तो जवान पट्टा लगता है कि वह अज्ञात साइंस के गाणितिक सूत्र के अंक राशि हो, जिसका मतलब तो कुछ जरूर होता है लेकिन समझ में नहीं आता है। तीसरा पात्र खुद स्वयं कथावाचक है, जो सुशिक्षित, सुसंस्कृत तथा ईमानदार आदमी है। पैसे से वो एक सचेत, जागरूक और संवेदनशील लेखक होने के नाते सामाजिक मूल्यों के प्रति हमेशा जागृत रहता है, और उसने शोषितों की ओर मुखातिब होने को अपना जीवन लक्ष्य स्वीकारा है। वो झूठ नहीं बोलता है, ईमानदारी की जिंदगी जीता है, फिर भी बेईमान है। अतः अपने को उठाई गिरा कहता है। हिंदुस्तान को अमेरिका होना उसे स्वीकार नहीं, और वह उसकी समझ के बाहर आदर्श पात्र के रूप में बनाया गया है। मध्यम वर्गीय पात्र को शोषक तथा भद्र वर्ग से जुड़े होकर भी अपनी भद्रता के निर्वाह के लिए आर्थिक कष्ट उठाना पड़ता है। मध्यम वर्ग की दोमुही मानसिकता को कहानीकार ने कथावाचक के पात्र के माध्यम से स्पष्ट किया है। क्या कहा है? जरूर मुझ में ऐसा कुछ है जिसे मैं विशेष योग्यता कह सकूं। मैंने अपने जीवन में जो शिक्षा और अशिक्षा प्राप्त की है, स्कूल कॉलेजों में जो विद्या और अविद्या उपलब्ध की है, जो कौशल और अकौशल प्राप्त किया है, उसने मुझे, मैं मानूं या न मानूं, भद्र वर्ग का ही अंग बना दिया है। और इस मध्यम वर्गीय मानसिकता से ग्रस्त कथावाचक को प्रस्तुत करके कहानीकार ने मध्यम वर्ग के द्वंद्व को व्यक्त किया है। तो कहानी क्लॉड इथरली के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहते हैं? ये एक पूंजीवादी समाज व्यवस्था का एक औजार मात्र है, जिस व्यवस्था में क्या दिखाना चाहते हैं? ये पूंजीवादी समाज का औजार है, जिस व्यवस्था में वो जुड़ गया, वो उसकी आज्ञा का पालन करने लग जाता है। साम्राज्यवादी व्यवस्था, जैसे क्लॉड इथरली ने अमेरिका का साथ दिया, अमेरिकी व्यवस्था से वो जुड़ गया, अमेरिका का साथ दिया, पालन करने के लिए वो बाध्य है। साम्राज्यवादी व्यवस्था में ने उन्हें वार हीरो बना दिया, लेकिन उस व्यवस्था के द्वारा दी गई वह वार हीरो की उपाधि त्याग कर जेल जाना चाहता है। वह अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने पर पश्चाताप के कारण जेल की सजा को स्वीकार कर वो वार हीरो की उपाधि से भी श्रेष्ठ मानता है। इतने बड़े टाइटल का अधिकारी को वारदातों के नाम पर कैद में डालना उस टाइटल के खिलाफ किया जाने वाला अन्याय है। इसलिए वो हर बार वह छोड़ दिया जाता है, अंत में दुरुस्त ठीक करने के लिए पागल खाने में कैद कर देता है। भारत के हर बड़े नगर में एक एक अमेरिका है, वह बहु अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की बाजारू पूंजी की ओर संकेत है। क्या कहा गया? भारत के हर बड़े बड़े नगर में एक एक अमेरिका है, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी जो बाजारू पूंजी, बड़े से बड़े पेड़ के नीचे की पान की दुकान और पान की दुकान में लगा हुआ आईना, धुंधली लहरें, पीछे के मसाले के दोष आदि दो संस्कृतियों के बीच संघर्ष को सूचित करने में सक्षम है। तो भाषा की जीवंतता और प्रवाहमयता कहानी को सजग तथा रोचक बनाती है। अंग्रेजी शब्द और शैली का प्रयोग कहानी के क्लेवर के अनुकूल है। फैंटेसी युक्त शैली कहानी की गरिमा और बढ़ाती है। मुक्तिबोध की भाषा में कोमल कांत पदावली के शब्दों का प्रयोग आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि समाज की कठिन सच्चाई को व्यक्त करने के लिए खुरदरे शब्दों का प्रयोग करना जरूरी है। अपने जीवन में भोगी पीड़ाओं को व्यक्त करने योग्य पदावली को उन्होंने स्वीकारा है। नई कहानी के कहानीकारों में मुक्तिबोध की भाषा अन्य कहानीकारों से इसलिए भिन्न है क्योंकि उन्होंने अपने भोगे हुए अनुभवों की ही कहानी का विषय बनाया है। तो उपनिवेशवादी संस्कृति ने पूरे विश्व को एक मंडी में बदल दिया। एक उपनिवेशवादी संस्कृति के षड्यंत्र से सजग रहना समय की मांग है। एक ओर उपनिवेशिक दास्तान ने भारत को पीछे की ओर धकेला है, तो दूसरी ओर मध्यम वर्ग के कुछ गिने चुने लोगों तथा उच्च वर्ग को आधुनिक शिक्षा, टेक्नोलॉजी और
औद्योगिकरण के रूप में सुविधाएं तो जरूर मिली है। इस संदर्भ में मुक्तिबोध ने नीर खीर विवेक से बहुत महत्व प्रस्तुत किया है, कहानी में बल दिया है। तो क्लॉड इथरली कहानी में आप क्वेश्चन आएगा तो वो ये आ सकता है कि अणु युद्ध की भीषणता पर प्रकाश डालिए, या वार हीरो की उपाधि मिलने पर भी क्लॉड इथरली क्यों दुखित हो जाता है, या क्लॉड इथरली कहानी में चित्रित फैंटेसी पर विचार कीजिए, या फिर क्लॉड इथरली के पात्रों के सामाजिक बोध को स्पष्ट कीजिए। क्लॉड इथरली को यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, उसके चरित्र को जानना होगा, उसके पीछे जो है रहस्य दिखाया है वो आपको जानना होगा। तो ये था MHD 11 का चतुर्थ खंड। ये तृतीय खंड यहाँ पर समाप्त हुआ। जो 4 कहानियां मैंने कहा कि समय कम है और खंड 5 है, क्लासेस 4 दी गई है, इसीलिए अब हम तुरंत ही अगला खंड शुरू करते हैं। वो अगले खंड में आज आधा पढ़ाया जाएगा और कल की क्लास में जो है आधा पढ़ाऊंगा। MHD 11 का खंड 4 प्रारंभ करते हैं, जिसके अंतर्गत आज हम कहानियों की चर्चा करेंगे। एक जीता जागता आदमी, सुख, हरी बिंदी और बोलने वाली औरत। समय जहां तक हो सकता है पढ़ते हैं। खंड 4 की कहानी एक जीता जागता व्यक्ति। रघुवीर सहाय जी की कहानी, जिसमें सार्वकालिक महान कहानियों के बारे में हम जानेंगे। रघुवीर सहाय जी की कहानी, जो नई कहानी आंदोलन की हम चर्चा कर रहे हैं वही चल रहा है यहाँ पर। रघुवीर सहाय भी नई कहानी आंदोलन के अत्यंत मौलिक और समर्थ कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार हैं। वैसे तो उनकी विशिष्ट पहचान हिंदी साहित्य समाज में उनके कवि के रूप में हुई थी, रघुवीर सहाय की कवि के रूप में। नई कहानी के दौर में इन्होंने कई कहानियां लिखी। उनके कथाकार व्यक्तित्व और प्रस्तुत कहानी जो एक जीता जागता व्यक्ति की संवेदना और संरचना पर आज हम विचार करेंगे। स्वाधीनता के बाद देश की परिस्थितियों में परिवर्तन हो रहा था, लेखक और साहित्यिक चेतना में भी परिवर्तन आ रहा था। साहित्य की विभिन्न विधाओं में नई नई चेतना की अभिव्यक्तियों के विविध रूप सामने आने लगे थे। जीवन मूल्य की प्रणाली बदल रही थी। व्यक्ति और समाज केंद्रित जीवन संदर्भ को हिंदी कहानी में विभिन्न धाराओं में अलग अलग रूप से व्यक्त किया जा रहा है। सामाजिक राजनीतिक प्रश्न यदि महत्व प्राप्त कर रहे थे तो आत्मिक व्यक्तिक प्रसंगों की भी अभिव्यक्ति हो रही। नए कहानीकारों में अपने समय समाज और जीवन के गहन तथा व्यापक यथार्थ की अनुभूतियों को कहानी का आधार बनाने का प्रयत्न किया है। नए कहानीकारों ने उनकी कहानियां अपनी पूर्ववर्ती कथा परंपरा की अंतर्वस्तु और रूप विन्यास की रूढ़ियों से स्वयं को मुक्त करते हुए सृजनात्मकता के सर्वथा नए आयाम उद्घाटित कर रही थी। जीवन यथार्थ और कहानी के बीच का संबंध नया नहीं है। नई कहानी के केंद्र में उसके अपने समय का यथार्थ है, उसकी समकालीनता है। एक जीता जागता व्यक्ति के लेखक रघुवीर सहाय कहानी साहित्य में कैसे आते हैं? कविता, लेख, व्यंग तो लिखते थे, उपन्यास, यात्रा एवं बाल साहित्य, डायरी, अनुवाद के साथ साथ सृजनात्मक प्रक्रिया उनकी निरंतर बढ़ रही थी। सीढ़ियों पर धूप में, रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं, इनकी कहानियां संकलन है। सीढ़ियों पर धूप, रघुवीर सहाय जी का कहानी संग्रह। रास्ता इधर से है,
जो आदमी हम बना रहे हैं। ये इनकी कहानी संग्रह है और इसमें कुल 3 दर्जन कहानियां हैं लिखी हैं इन्होंने। प्रथम कहानी आधी रात का तारा से लेकर अंतिम कहानी कूड़े के देवता के बीच रघुवीर सहाय की पहचान मनुष्य के सामाजिक संबंध और उनकी प्रकृति में घटित होने वाले नए परिवर्तन के गहन पर्यवेक्षण और उनके सृजनात्मक रूपांतरण के कहानीकार के रूप में निर्मित करती दिखाई दे रही है। इनकी कहानी कला बहुत ही सुदृढ़ है। एक जीता जागता व्यक्ति कहानी की कथा वस्तु में आपको बताता। बहुत छोटी सी कहानी है, 2-2.5 पेज की कहानी है। आपको कहानी पढ़ना होगा। ये घटना बहुल कहानी नहीं है। अनेक पात्र, उनकी क्रियाएं, दृश्यात्मकता, गतिविधियों के बीच निर्मित होने वाली कहानी की जगह ये बहुत संक्षिप्त है। अल्पकालिक प्रसंग पर केंद्रित है कहानी। मैं शैली में लिखी गई इस कहानी का वाचक अपने एक मित्र के साथ साइकिल से चला जा रहा है। अचानक उसकी दृष्टि निर्माणाधीन सड़क के गीले कोलतार में फंसी हुई एक चिड़िया पर जाती है। पीली चोंच, पीले पंजे, काला सिर और कथई देह वाली पिलकुलिया या जैसी देसी मैना जैसी लग रही है वो। ये चिड़िया कोलतार से बाहर निकलने का प्रयास कर रही है, बेचैन है, लगातार कोशिश कर रही है, बदन को इधर उधर झटके दे रही है पर मुक्ति नहीं पा रही है। वहां कुछ कौवे भी इकट्ठा हो गए हैं। चिड़िया में शायद उन्हें अपना शिकार दिख रहा है। कथावाचक में वहां देखकर रुकता है और इसकी ओर अपने मित्र का ध्यान आकृष्ट कराता है। संध्या का समय है, सूरज डूब रहा है और सड़क पर यातायात की भारी भीड़ है। सब अपने रास्ते में चले जा रहे हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं है, किसी को किसी से कोई हस्तक्षेप नहीं है। पर चिड़िया के कोलतार में फंसे होने का एक दृश्य प्रसंग है और ये दोनों मित्र उसके साक्षी हैं। कथावाचक के मित्र को चिड़िया के मुक्ति प्रयत्न बिल्कुल मनुष्य जैसे लगते हैं। कथावाचक चिड़िया के साथ सहानुभूति अनुभव करता है। उसके मन में चिड़िया को कोलतार की फांस से निकाल देने का विचार पैदा होता है, किंतु तत्काल उसका ये विचार एक दूसरे विचार में बदल जाता है। वो सोचता है कि ये दया, सहानुभूति का भाव स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष करती इस चिड़िया का अपमान है। वह उसे स्वयं के प्रयत्नों से मुक्त होने का सम्मानजनक अवसर उपलब्ध कराना चाहते हैं। वह उसकी इस जिजीविषा को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। उसे विश्वास है कि वो मुक्त हो जाएगी, क्योंकि वह न तो मिट्टी की बनी हुई निर्जीव चिड़िया है और न भूस भरी है। कथावाचक उसके प्रति अपनी संवेदना को लगातार प्रश्न और परीक्षण का विषय बना रहा है। वो सोचता है कि आखिर उसके इस संघर्ष के प्रति उसके मन में कैसा भाव है। वह जो दया, सहानुभूति और अभिव्यक्ति के प्रति उसमें संकोच पैदा कर रहा है। कुछ देर बाद जब चिड़िया की तड़प, बेचैनी, उसका दुख कथावाचक को सहन नहीं हो पाता है तो वो उसे छुड़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या? पर चिड़िया की आंख में कथावाचक के प्रति अविश्वास का भाव। वह डरकर छटपटाई, जैसे ये कहती सी प्रतीत हो रही कि नहीं नहीं, वो स्वयं छूटने की कोशिश में है। चिड़िया ने अपनी सारी शक्ति एकत्र कर पंखों को खोलकर जोर से फड़फड़ाते हुए इस बार जो कोशिश की तो वो आजाद हो गई। वो बस्ती की ओर उड़ चली और इधर कौवे बदहवासों की तरह फुदकने लगे। तो कहानी कथावाचक और उसके मित्र के संवाद से समाप्त होती है। मित्र जो विनोद में अक्सर टोकता रहता है कि कथावाचक हमेशा सड़क पर पड़ी हुई किसी चीज को पा लेने की इरादे दिखा करता है, वह यहाँ भी टिप्पणी करता है, हम तो खुश हुए थे कि चलो तुम्हें कुछ मिल गया होगा। मिल गया पड़ा हुआ तुम्हें कुछ? कथावाचक के इस अर्थगर्भित उत्तर के साथ कहानी का अंत होता है कि हाँ,
मिला तो था, परंतु चिड़िया उसे साथ लेकर उड़ गई। कहानी में जो यथार्थ है, कहानी में जो जिजीविषा है, जीने की इच्छा और जो मुक्ति का संघर्ष है, रघुवीर सहाय की प्रस्तुत कहानी एक जीता जागता व्यक्ति में किसी सीधे सपाट और इकहरे सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के विषय को बनाने की जगह यथार्थ का एक ऐसा रूप चयन किया जो मनुष्य के वर्तमान और भविष्य के साथ गहराई से संबद्ध है। मनुष्य का समकालीन जीवन यथार्थ एक क्रूर त्रासदी में बदल गया है और वो उसे भोगने के लिए अभिशप्त था, परंतु इन्हीं भीषण जीवन अनुभव के भीतर विपरीत परिस्थितियों के विरुद्ध संघर्ष करता हुआ मनुष्य अपने वर्तमान और भविष्य की दशा को और दिशा को परिवर्तित कर देने के लिए उद्यत दिखता है। अपने अस्तित्व की रक्षा और उसके सहज विकास के लिए वो निर्णय लेना भी जानता है और किसी बाहरी सहयोग मूलक हस्तक्षेप को अस्वीकार करते हुए एक स्वतंत्र संघर्ष के विकल्प का चयन भी करता है। इस कहानी की मूल कथा एक चिड़िया के जीवन विरोधी आपात परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। प्रथम दृष्टि यहाँ इस कहानी को एक मानवेतर प्राणी का जीवन संघर्ष केंद्र में है, किंतु महत्वपूर्ण है कि चिड़िया के संघर्ष के दृश्य संदर्भों में कथावाचक मैं की चेतना संवेदना भी कहानी के भीतर लगातार रेखांकित होती है। चिड़िया के संघर्ष उपक्रमों के समानांतर कथावाचक की दृष्टि और संवेदना का प्रकाशन अर्थपूर्ण है, क्योंकि उसी की प्रतिक्रिया में रघुवीर सहाय की कथा दृष्टि और जीवन दृष्टि आकार ग्रहण करती है। यहाँ पर पूरे कहानी परिदृश्य में दो क्रियाएं एक साथ घटित होते हुए दिखाई दे रही है। एक तो चिड़िया का आत्मसंघर्ष अर्थात कोलतार से निकलने के लिए उसका अपना मुक्ति प्रयास, दूसरा कथावाचक की संवेदना में पल प्रतिपल घटती उसकी एक एक प्रकार की एक एक और आकांक्षा जो है। तो दया सहानुभूति का तार्किक निषेध और नए मनुष्य की रचना। मानवीय मूल्य दया और सहानुभूति ही माने जाते हैं। तो कहानी में एक जीता जागता व्यक्ति में एक चिड़िया के संघर्ष के प्रति मैं की प्रतिक्रिया उन दोनों के बीच बनते हुए एक नए संबंध का संकेत करती है। स्वतंत्रता और समानता का अस्तित्ववादी पाठ दिखाता है। एक जीता जागता आदमी कहानी की संरचना और इसकी भाषा बहुत ही सरल है, घटना छोटी सी है, एक मनोदशा, एक संवेदना, एक अनुभूति और नई कहानी के केंद्र में यही हो सकता है। रघुवीर सहाय की कहानियों में बिंब धर्मी भाषा का सृजनात्मक उपयोग किया गया है। तो नई कहानी आंदोलन अपने पूर्ववर्ती कहानी परंपरा से एक नया प्रस्थान था। स्वातंत्र्योत्तर जीवन यथार्थ के भीतर से उभर रहे नए प्रश्नों और नई चिंताओं का आधार ग्रहण करते हुए इस आंदोलन ने कहानी के इतिहास में न केवल रचनात्मक हस्तक्षेप किया, अपितु अनेक महत्वपूर्ण कृतियों से पूरा परिदृश्य ही बदल दिया। रघुवीर सहाय इस दौर के जो विशिष्ट कथाकार हैं, एक जीता जागता आदमी नई संवेदना एवं संरचना से उनकी एक महत्वपूर्ण कहानी है। रघुवीर सहाय की ये कहानी यथार्थ और जीवन मूल्यों के परिवर्तन के उस दौर में कुछ नए मूल्यों की प्रतिष्ठा का प्रयास है। यथार्थ की स्थूल कोलाहल में थोड़े दूरस्थ से अलिखित से जीवन सत्यों को पकड़े लेने की दृष्टि रघुवीर सहाय की कविताएं कहानियों में देखने को मिली। प्रस्तुत कहानी ऐसी ही एक मूल्यवान जीवन सत्य को उपलब्ध कराती है। इस कहानी की संवेदना का व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वाभिमान भावना के साथ दुर्लभ सहचर्य है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसका सम्मान जीवन के बहुमूल्य संदर्भ है। इनके बिना किसी मानवीय समाज संस्कृति की रचना की कल्पना असंभव है। मनुष्य होने का अर्थ आत्मसम्मान की प्रबल स्वीकृति है। एक जीता जागता व्यक्ति इस बोध और मूल्य के बिना संभव नहीं है।
आत्मसम्मान के साथ जियो। यथार्थ के जीवन विरोधी रूपों से संघर्ष की दशाओं में इस मूल्य की परीक्षा होती है। कहानीकार ने कोलतार में फंसी हुई चिड़िया के दृश्य से सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के भयावह संकटों और मनुष्य के सामने खड़ी कठिन चुनौतियों को रूपायित किया है। चिड़िया के प्रतीक में इस कहानी का जीता जागता व्यक्ति संघर्ष के रास्ते से होकर अपने को स्वाधीन कराता है। प्रस्तुत कहानी में संवेदना के तनावपूर्ण अंतः संबंधों में विकसित होती है। इसके दो ध्रुवांत हैं, एक पर व्यथा तो दूसरे पर एक किस्म की निष्क्रियता है। एक भोक्ता है तो दूसरा निसंग दृष्टा। ऊपरी तौर पर एक अकर्मक साक्षी भाव इस कहानी की संवेदना सबसे कमजोर पक्ष दिख सकता है, किंतु अंतः प्रक्रिया में यहाँ संवेदना का वो रूप सक्रिय है जिसके पीछे एक नई नैतिक मूल्य प्रणाली का बल है। सहानुभूति और सहयोग की पुरानी पारस्परिक नैतिकता से भिन्न व्यक्तिगत प्रयत्नों की स्वाधीनता का यह गहरा आत्मसम्मान विरल है। मृत्यु की स्थितियों के विरुद्ध जिजीविषा के संघर्ष की प्रतिष्ठा इस कहानी की शक्ति है। ये कहानी ये स्थापित करती है कि मनुष्य की गरिमा का मूल्य चुकाकर उसकी स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। मनुष्य की गरिमा और स्वतंत्रता दोनों के लिए किए जाने वाले संघर्षों में गहरा संबंध है। कहानी ये बताती है कि जहां करुणा और सहानुभूतियों की स्थितियां बनी हुई है, निश्चय ही वो समानता पर आधारित लोकतांत्रिक समाज नहीं हो सकता। दया के भाव असमानताओं की उपज है, इसीलिए अवांछनीय है, किसी की भी दया नहीं लेनी चाहिए। एक जीता जागता व्यक्ति में जिस घटना प्रसंग का वर्णन किया गया है वह अपने स्वरूप में कोई असाधारण नहीं है। ऐसे दृश्य कहीं भी आपको दिख सकते हैं। सामान्यतः यह किसी कहानी का विषय भी नहीं लगता, किंतु एक साधारण से दृश्य में एक रचना में रूपांतरित हो जाने की संभावना को कहानीकार घटित करता है। यहीं पर जो है रघुवीर सहाय अपना हस्तक्षेप करते हैं। यह हस्तक्षेप एक नितांत परिचित और साधारण प्रसंग के भीतर से असाधारण आविष्कार है। ये व्यवस्था है भीषण अमानवीय चरित्र, मनुष्य की जिजीविषा और संघर्ष चेतना तथा स्वतंत्रता एवं समानता के मूल्यों का आविष्कार है। कहानीकार ने इसके लिए एक नया शिल्प भी आविष्कृत किया है, एक नई दृष्टि संवेदना के लिए एक नई कथा संरचना। इस कहानी में जिस परिवेश और दृश्य की योजना की गई है वो कथा शिल्प एक नई कल्पनाशीलता की ओर संकेत करती है। सामान्यतः मुक्ति, संघर्ष, करुणा, सहानुभूति, आकांक्षा, प्रयत्न के प्रसंगों से बनने वाली समस्या के चित्रण के लिए एक सामाजिक मानवीय मूल्य व्यापार है। रघुवीर सहाय सड़क पर कोलतार पे फंसी एक चिड़िया और उसके मुक्ति प्रयत्नों से जिस प्रकार के परिवेश की रचना करते हैं उससे ये कहानी की एक नई संरचना उपलब्ध होती है। तो किस तरह से एक छोटे से विषय को लेकर उन्होंने इतनी विशालतम परिदृश्य वाली कहानी लिख दी। तो कथा की विशिष्टता क्या है रघुवीर सहाय जी की, यह प्रश्न आ सकता है। एक जीता जागता व्यक्ति एक नए मनुष्य की रचना की आकांक्षा की अभिव्यक्ति है। इस कथन पर विचार कीजिए, प्रश्न आ सकता है। जीता जागता व्यक्ति जीवन मूल्यों के विधि निषेध की कहानी है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। अगली कहानी है सुख कहानी, काशीनाथ सिंह जी की कहानी। जनवादी कहानी लेखक के रूप में जाना जाता है। काशीनाथ जी का परिचय आज बता देता हूँ, समय होगा तो सुख कहानी की चर्चा करेंगे, नहीं तो अगली क्लास में फिर करेंगे। तो साठोत्तरी कहानी के बारे में आप जान सकेंगे। तो कहानी काशीनाथ सिंह जी की पहली कहानी संकट, जो कृति पत्रिका में 1960 में प्रकाशित हुई थी, ये नई कहानी का दौर था। और
इस समय और भी कहानीकार हुए, दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, ज्ञान रंजन, प्रबोध कुमार। काशीनाथ सिंह जी इसी उभरती पीढ़ी के प्रतिनिधि कहानीकार थे। नई कहानी की एक रचना के लिए उन्होंने आधार भूमि तैयार की है। काशीनाथ जी की उच्च शिक्षा के समय यद्यपि नई कहानी फल फूल रही थी, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए उसकी खूबियों और कमियों को जांचना परखना, एक नजरिए से विकास करना, बनारस के तत्कालीन माहौल में संभव था। बनारस तब अपनी साहित्यिक संस्कृति पहचान के लिए एक अलग शहर हुआ। तो काशीनाथ सिंह का जन्म बनारस जिले के जियनपुर गांव में 1 जनवरी 1937 को हुआ। पिता प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे। परिवार में खेती किसानी होती थी। बचपन गांव से पूरी तरह से जुड़ा हुआ था। घरेलू काम में हाथ तो बटाते थे ही, कबड्डी, गुल्ली डंडा जैसे खेल भी खेलते थे। फगुआ कजरी के गीत सुनते बचपन बीता। 10 साल के हुए तो आजाद भारत को देखा, 1937 से 1947। आरंभिक शिक्षा गांव के विद्यालय में हुई, फिर उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1955 में प्रवेश किया और बीए, एमए तथा पीएचडी की वहीं पर ही। और वहीं हिंदी भाषा का ऐतिहासिक व्याकरण कार्यालय में 1962 से 1964 तक शोध सहायक रहे। हिंदी भाषा का ऐतिहासिक व्याकरण। और 1965 में ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए, प्राध्यापक के रूप में। फिर वहीं से प्रोफेसर और अध्यक्ष पद के लिए 1997 में सेवा मुक्त हो गए। सितंबर 1960 में कृति पत्रिका में पहली कहानी इनकी जब प्रकाशित हुई, फिर काशीनाथ सिंह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लोग बिस्तरों पर, सुबह का डर, आदमी नामा, नई तारीख, सदी का सबसे बड़ा आदमी, कल का फटेहाल कहानियां, कल की फटेहाल कहानियां, प्रतिनिधि कहानियां और 10 प्रतिनिधि कहानियां इनकी चर्चित कहानी संग्रह है। और इनकी संपूर्ण कहानियां कहानी उपकान नाम से प्रकाशित हुई है। घुआस इनका चर्चित नाटक है और आलोचना भी रचना है। इनकी महत्वपूर्ण समीक्षा पुस्तक है। हिंदी में संयुक्त क्रिया जो है इनका शोध ग्रंथ है। इन्होंने परिवेश पत्रिका का संपादन किया था। आलोचक नामवर सिंह के पत्रों का संपादन काशी के नाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। याद हो कि न याद हो, आछे दिन पाछे गए और घर का जोगी जोगड़ा इनके संस्मरण हुआ। अपना मोर्चा, काशी काशी, रेहन पर रघु। अपना मोर्चा, काशी काशी, रेहन पर रघु इनका चर्चित उपन्यास है। रेहन पर रघु पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अपना मोर्चा उपन्यास का जापानी एवं कोरियाई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। कई कहानियों में भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। उपन्यास और कहानियों की रंग प्रस्तुतियों खूब हुई है। काशीनाथ सिंह एक जिंदा दिल लेखक के रूप में विख्यात है। बनारस उनमें एकदम से रचा बसा है, इसलिए वहाँ की भाषा, बोली और देश संवेदनाएं इनकी रचनाओं में जगह बनाती है। वे 50 साल से लिख रहे हैं और अब भी अपनी कलम के माध्यम से सक्रिय और तरोताजा है। तो साठोत्तरी कहानी में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। काशीनाथ सिंह जनवादी कहानी के लेखक जाना जाता है। काशीनाथ सिंह जी को जनवादी कहानी का प्रतिनिधि हस्ताक्षर कहा जाता है। उनकी कहानियां जनवादी कहानी आंदोलन से जुड़ती है। दरअसल जनवादी कहानी के सूत्र नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील कहानीकारों से जुड़ती है, जिसमें अमरकांत, मार्कंडेय, शेखर जोशी, भीष्म साहनी प्रमुख हैं। ये कहानी नई कहानी आंदोलन के बाद साठोत्तरी कहानी के दौर के लेखन में जो डटे रहे थे लेखक, उनका है। जनवादी लेखक संघ की स्थापना 1982 के बाद जनवाद शब्द बड़ी तेजी से चल पड़ा। वास्तव में प्रगतिशील सरोकारों का ही प्रतीक है।
यही कारण है कि आपने कहानी के विकास में पढ़ा होगा जनवादी कहानी, और वही जनवादी कहानी का विस्तार साठोत्तरी कहानी के अन्य आंदोलनों से प्रभावित हुए बिना इन्होंने अपनी कहानी का केंद्रीय तत्व जनवादी ही बनाए रखा और नए आंदोलन में शामिल नए कहानीकारों के लिए आधार भूमि तैयार की। ज्ञान रंजन, सतीश जमाली, रमेश उपाध्याय, मधुकर सिंह, इसराइल विजयकांत आदि काशीनाथ सिंह के साथ जनवादी कहानी के प्रमुख कहानीकार हैं। तो काशीनाथ जी की पहली कहानी तो 1960 में प्रकाशित हुई थी और जनवादी लेखक संघ 1982 में। तो क्या काशीनाथ सिंह की आरंभिक कहानियां अकहानी आंदोलन से एकदम मुक्त हैं? आपके मन में ये प्रश्न आता हो। इसके दो उत्तर हो सकते हैं। एक तो ये कि जब अकहानी के दौर में भी नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील लेखक अपने को उससे मुक्त रखने में सफल रहे, तो काशीनाथ सिंह उससे मुक्त होकर कहानियां क्यों नहीं लिख सकते थे। दूसरा ये कि हाँ, काशीनाथ सिंह की आरंभिक कहानियों में ये द्वंद्व दिखता है। मधुरेश अपनी पुस्तक हिंदी कहानी का विकास में लिखते हैं कि काशीनाथ सिंह भी 7वें दशक में उभर कर आए। वो वस्तुतः अकविता का दौर था, अकहानी भी उन्हीं स्थितियों का परिणाम है। और यही कारण है कि अनेक लेखकों की भांति इन लेखकों की इस दौर की कहानियों में भी अकहानी के तत्वों का आसानी से देखा जा सकता है। काशीनाथ सिंह की कहानियों के पहले संग्रह लोग बिस्तर पर में इस द्वंद्व को देखा जा सकता है। तो काशीनाथ जी के बारे में आज हमने जाना। कल इनकी सुख कहानी की चर्चा करेंगे। आज तो समय हो चुका है और सुख का विश्लेषण करते हुए हरिबिंदी, बोलने वाली औरत, कल तो क्लास नहीं है, कल सैटरडे है, परसों भी संडे को क्लास नहीं होगी, सोमवार को जब अगली क्लास है वो MSD 11 की अंतिम क्लास होगी। इसी बीच हम चर्चा परिचर्चा के अंतर्गत और जो हमारी सुख कहानी को मिलाकर 7 कहानियां वंचित रह गई है उसकी चर्चा करेंगे और उसके ऊपर आलोचना करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियां हैं आगे वाली कहानियां जो है सुख और हरिबिंदी, बोलने वाली औरत। इसके अलावा और जो कहानियां हैं पार्टीशन, स्विमिंग पूल, बायोडाटा, सिलिया और तलाश, ये कहानियों की चर्चा अगली क्लास में की जाएगी। आज के लिए इतना ही। जो पढ़ाया वो समझ में आया आप लोगों को, फिर अगली क्लास में मैं फिर उसकी चर्चा करूँगा। जितना हो सकता है मेरे द्वारा संभव मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप समय समय पर क्लास चलते हुए आप कमेंट बॉक्स में या मैसेज बॉक्स में आप मैसेज के द्वारा लिख सकते हैं। और आपको किसी भी तरह की कुछ समस्या होती है तो आप समाधान कर सकते हैं। तो आज की जो क्लासेस थी, जो मैंने 6 कहानियों की चर्चा की, उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप मूल पाठ नहीं पढ़ेंगे तो जितना मैं बताया हूँ वह तो पर्याप्त नहीं हो सकता है। समय कम है और इस कम अवधि के दौरान आपको जितना संभव हो सके मैं उतना बताने की चेष्टा करता हूँ। अधिक से अधिक बताना ही मेरा प्रयास रहा है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, रखता हूँ फिर। ठीक है, फिर रखते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। जय हिंद सर।